सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लिया था, ठीक है। और अब बारी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, ठीक है। इस टॉपिक में हम सेंटर ऑफ मास और कोलिजन को भी देखेंगे। देखो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन गारंटेड है कि नीट में आने वाला है। और मैं जितना पढ़ाऊंगा ना इसमें, इस लेक्चर में 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर होने वाले, उसी में से एक क्वेश्चन आएगा, ये भी गारंटी है। क्योंकि मैंने देखा है कि कोचिंग के स्टडी मटेरियल में या फिर बहुत सारे लेक्चर वगैरह में फालतू चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। मतलब वो नीट में आज तक पूछी ही नहीं गई और खूब फोकस देके पढ़ाया जाता है उस पर। तो वो चीज़ें हम इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है ना। जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखना, और अगर इस लेक्चर को अच्छे से समझना है तो बाकी के जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्योंकि आप वर्क एनर्जी पावर जो मैं कवर किया हूँ उसको आप नहीं देखे होगे तो ये थोड़ा समझना मुश्किल है, ठीक है। फिजिक्स को धीरे धीरे हम लोग समझेंगे और सब कुछ समझेंगे। चलो, साथ ही साथ क्वेश्चंस बनाते रहना, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ आपको, क्योंकि इन लेक्चर्स का कभी ये लेक्चर तभी आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं जब आप साथ साथ खुद से क्वेश्चंस बनाओ। और कोई डाउट आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, मोमेंटम होता क्या है वो मैं बता चुका हूँ। कब? वर्क एनर्जी पावर में। थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ, m इंटू वी वेक्टर, और ये होता था एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हो तो प्लीज जाके देखो, मैं सब कुछ शॉर्ट में कवर किया हूँ और हर चीज का कवरेज दिया हूँ, कुछ भी छोड़ा नहीं हूँ। आप अच्छे से मेरे लेक्चर देख लोगे, प्रीवियस 10 ईयर्स भी बना के चल जाओगे एग्जाम में ना, तो काफी अच्छा अटेम्प्ट कर लोगे फिजिक्स में आप, ठीक है। और अगर पहले से पढ़े हुए हो बहुत कुछ, तब तो भाई एकदम फाड़ ही दोगे मतलब फिजिक्स में। इसलिए अच्छे से देखो, सब कुछ मैं कवर करूंगा। मोमेंटम m इंटू वी वेक्टर होता था, मास ऑफ बॉडी, और ये वेलोसिटी वेक्टर, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। तो मोमेंटम लिखते समय हम लोग वेक्टर क्वांटिटी इसको लेते थे, ठीक है। तो मोमेंटम एक वेक्टर है, तो मोमेंटम का हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों देखना होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हमें दोनों देखना होता है। अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? कंजर्वेशन मतलब होता है, सुनो, किसी भी चीज का कंजर्व होना मतलब ना उसका टोटल चेंज नहीं होना, टोटल चेंज 0 होना, ठीक है। किसी चीज का कंजर्वेशन होना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, मतलब हिंदी में बताता हूँ और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो, अगर ये ब्लॉक है कोई, ठीक है, मान लो इसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कुछ है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही दो एनर्जी है बस, ये इनिशियल है। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये फाइनल स्टेट में है, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, ठीक है। तो ये टोटल, अगर ये टोटल के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो टोटल चेंज कितना होगा? 0 होगा। तो ये कहलाता है कंजर्वेशन। और ऐसा कंजर्वेशन हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है। हालांकि मैं कंजर्वेशन का बस मतलब बता रहा था, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? देखो, मोमेंटम फॉर्मूला मतलब क्या हुआ? mv वेक्टर, ठीक है ना। मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम चेंज ना हो, वो होता है कंजर्वेशन उसका, ठीक है। अगर हम एक सिस्टम की बात करें, हम एक सिस्टम की बात करें, देखो हर चीज मैं लिखता नहीं हूं, बोलता बहुत कुछ हो, तो मेरी हर एक लाइन अच्छे से समझा करो, क्योंकि मैं आप ही के लैंग्वेज आपको समझाता हूँ। चाहूँ तो इंग्लिश में भी समझा सकता हूँ, हाई फाई लैंग्वेज भी, लेकिन वो समझ में नहीं आएगी और कोई काम की नहीं होगी। इसलिए मैं आपके लैंग्वेज में फिजिक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सिस्टम का मतलब पहले समझो। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, और ये दूसरा ब्लॉक है, फर्स्ट और सेकेंड। अगर हम सिर्फ एक बार में इस ब्लॉक पे फोकस कर रहे हैं तो ये ब्लॉक हमारा सिस्टम हुआ। अगर हम एक बार में इन दोनों ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारा सिस्टम हुआ। ये दोनों ब्लॉक हमारा अब सिस्टम हुआ। मतलब मान लो इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड 2v है, ठीक है ना, और दोनों को हम एक साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ब्लॉक मिला के एक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। समझ में आया? तो सिस्टम मतलब होता क्या है? मतलब बहुत बच्चे पूरा फिजिक्स पढ़ लेते हैं और फिर सिस्टम का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जिस चीज पे हम अपना ध्यान लगा रहे हैं, मतलब जिस चीज पे हम स्टडी कर रहे हैं, एक ब्लॉक पे स्टडी कर रहे हैं तो ये ब्लॉक हमारा सिस्टम हुआ। दोनों ब्लॉक पे एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो ये दोनों ब्लॉक मिला के हमारा एक सिस्टम हुआ। तो ये सिस्टम का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? देखो,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिमिलर वे में समझो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के केस में। देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल के इक्वल होता था। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो एम वी वेक्टर, ये क्या है बताओ, मोमेंटम है, इनिशियल इज इक्वल टू एम वी वेक्टर फाइनल के लिए हो, तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चंस करवाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम किस तरीके से, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती थी, उसी तरीके से मोमेंटम, ठीक है, उसी तरीके से मोमेंटम इनिशियल फाइनल के इक्वल होगा। ठीक है, ये कंजर्वेशन कहलाती है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के भी केसेस होते थे। ठीक है, क्या केसेस होते थे, देखो ये कब कंजर्व होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग पढ़े थे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगाते थे, कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हो। ठीक है, दूसरा वर्क एनर्जी पावर में बता चुका हूं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट हो तो वर्क वो कितना करे, 0 करे। ठीक है, और नो इम्पल्स शुड बी एक्टिंग, कोई भी इम्पल्स ना लग रहा हो। ये तीनों केस जब सेटिस्फाइड हो जाए ना, तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते थे, याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट अभी आपको काम आने वाला है। ठीक है ना, नो इम्पल्स शुड बी एक्टिंग, ठीक, ये ध्यान में रखना। जिस तरीके से कंडीशन होता था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने का, वैसे भी कंडीशन होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि मोमेंटम कब कंजर्व कर सकते हैं और कब कंजर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कब कर सकते हैं बताओ। देखो इसके लिए सिर्फ एक केस है कि नेट एक्सटर्नल, नेट बोला हूं यहां पे, फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0, बस एक कंडीशन है। ठीक है, याद रखना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रिक्शन जब हो तब हम लगा सकते हैं। ठीक है, समझाता हूं कैसे, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हुआ तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाइड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट यहां पर हुआ तो ये अप्लाइड होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो याद रखना कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगा सकते हो, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते हो। देखो ये सब डाउट वाले पॉइंट्स हैं, रट लो इसको अच्छे तरीके से। ठीक है ना, हालांकि मैंने वर्क एनर्जी पावर में समझाया है कि फ्रिक्शन को क्यों नहीं कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और मैंने क्या कंडीशन लगाया कि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस होने चाहिए बस। ठीक है, तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती। सब कुछ बताया वर्क एनर्जी पावर में, नहीं देखे हो तो जाकर देखो। ठीक है, चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट हो तो हम लोग लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिर्फ एक कंडीशन होती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0। ठीक है, अच्छे से समझो। देखो एग्जाम्पल समझो, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल। मान लो कि ये सरफेस रफ है, मान लो कि ये सरफेस रफ है। ठीक है, ये ग्राउंड है और ये ब्लॉक है। अगर इस ग्राउंड को और ब्लॉक को मैं एक सिस्टम मानूं, मतलब अगर इस ग्राउंड को और इस ब्लॉक को एक साथ में फोकस करूं, एक साथ में इस पे स्टडी करूं, यही तो होता था सिस्टम। तो इसको मैं अगर सिस्टम मान लूं, ठीक, तो अगर ये रफ सरफेस है और मान लो ये ब्लॉक इस तरीके से जाना चाहता है, मतलब इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो आपको पता है कि ये ग्राउंड, ठीक है ना, ये ग्राउंड इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा F। ठीक है, अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है ना, ये कौन लगा, अर्थ इस पे लगाया, तो ब्लॉक भी इस सरफेस पे फ्रिक्शन लगाएगा। वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट इन नेचर। ठीक है,
equal in magnitude but opposite in direction. So these magnitudes are equal but directions are opposite. देखो चीजों को बार बार रिपीट करने का सिर्फ एक मोटिव रहता है कि आप लोग उसको बार बार सुनो जो इंपॉर्टेंट है, और उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना, मतलब वो चीजें ज्यादा अच्छे से तरीके से याद करो। तो देखो अगर मैं इसको सिस्टम माना हूं, इन दोनों को, ठीक है ना, ग्राउंड और इसको लेके, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलो प्लस एफ माइनस एफ, ये जीरो हुआ। तो फ्रिक्शन प्रेजेंट था तब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या कंडीशन होता है कि सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, बस एक कंडीशन होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। इसीलिए जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंडीशंस अच्छे से मैं समझाया हूं, वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर्स देख लो मेरे, ठीक है। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कोलिजन। देखो अच्छे से कोलिजन, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जितने भी क्वेश्चंस आपको नीट में आएंगे ना वो कोलिजन पर ही आएंगे, ये गारंटीड है, और अभी तक जितने आए हैं वो कोलिजन पे ही आए हुए हैं। ध्यान रखना ये क्रैश कोर्स है, ये रेगुलर क्लासेस नहीं है। तो क्रैश कोर्स का ये बेनिफिट है कि मैं शॉर्ट टाइम में सारा कुछ कवर कर दूंगा, लेकिन इस शॉर्ट टाइम में हर चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो पॉसिबल नहीं है करवाना। लेकिन हाँ, ये आप निश्चिंत रहो कि मैं जितने भी टॉपिक्स नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उसको बहुत अच्छे से कवर करूंगा, और जहां पे जितना समझाना चाहिए वो जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो इस विश्वास से मैं लेक्चर भी बना रहा हूं, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि आप इसी विश्वास से इस लेक्चर को देखो भी, भरोसा करो लेक्चर पे, ठीक है ना। चलो देखो कोलिजन क्या होता है, क्योंकि अभी मैं जितनी चीजें तुमको बता रहा हूं ना, आप लोगों को बता रहा हूं ना, वो सिर्फ आपके काम कीजिए, कोई भी चीज फालतू नहीं है इसमें, मतलब कि यहां से नहीं आएगा। एक एक चीज जो बोल रहा हूं और एक एक चीज जो लिखवा रहा हूं, एक एक चीज जो करवा रहा हूं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इतना करके जाना, बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। देखो कोलिजन क्या होता है, मान लो यहाँ पे तुम खड़े थे, देखो, और यहाँ पे सीटी बजा रहे थे, ऐसे रोड है ये आपका, यहां से एक ट्रक आया, और जब तक आप सीटी बजा ही रहे थे अपने मजे में, तब तक ये आया आपको ठक से मार दिया, ब्रूम, ठीक है, टक्कर मार दिया। इस टक्कर को कोलिजन बोलते हैं। और जरा बताओ, अगर कभी टक्कर खाए होगे, मैं तो टक्कर खाया हूं, ठीक है ना, एक भैंस ने मारा था मुझे, ठीक है। तो एक टक्कर मारोगे तो तुमको चोट धीरे से लगती है क्या? अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हुई, ये बहुत ज्यादा हुई, ठीक है ना, और ये तुमको टक्कर मार दिया, तो बहुत ही तेज फोर्स आप पे लगता है, ठीक है, और वो बहुत कम टाइम के लिए लगता है। अब ये तुमको टक्कर मारता है तो उस पर चपके रहते हो क्या? नहीं, तुरंत फेंका जाते हो, ठीक है ना। तो अगर कोई लार्ज फोर्स लगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसको हम लोग इंपल्स बोलते थे, ठीक है। और जब एक चीज दूसरी से चीज से टकराती है तो उसको हम लोग टक्कर बोलते हैं, उसी टक्कर को कोलिजन बोलते हैं। और इस कोलिजन में इंपल्स लगता है, मतलब कि लार्ज फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो कोलिजन का मतलब क्या? टक्कर। उस टक्कर में क्या होता है? बहुत ही बड़ा फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। देखो आपके लैंग्वेज में कितना प्यार से समझा दिया, पता नहीं कोचिंग वाले क्या क्या बताते हैं। अब देखो कोलिजन में आपकी काम की चीज क्या है। कोलिजन में आपकी काम की चीज है दो टाइप के कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये आपकी काम की चीज है। तीसरा भी टाइप होता है इसका, ठीक है ना, पार्शियली इलास्टिक, लेकिन वो काम की चीज नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी फालतू चीज नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है, तो उन चीजों को पढ़ो जो आने वाला है। अब जिसके आने के 1% चांस है, 1% चांस, उस पर क्यों टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सब कुछ पढ़े हुए, आपको लगता है वो 1% भी आपको पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन ना बने इतना पढ़ने के बाद भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस लेक्चर में, तो आप कमेंट में बताओ, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। और हाँ, मैं देखूंगा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना पर्सनल सपोर्ट भी उनको दूं, जितना बेस्ट दे सकूं। क्योंकि देखो जो बच्चे मतलब मेहनत करेंगे मेरे साथ साथ ना, तो मतलब टीचर को भी लगता है कि हाँ चलो ये बंदा कुछ कर सकता है, तो उस पर ज़्यादा मतलब फोकस करना है, ये बंदी कुछ कर सकती है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है।
तो आप भी अपनी मतलब दिखाओ, सिंसियर एफर्ट्स दिखाओ, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मतलब इसकी ज़्यादा मदद करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ऐसा टाइम आएगा, देखना, मैं मतलब कुछ बच्चों को पर्सनली गाइड करूँगा, ठीक है ना, और सबको तो गाइड कर ही रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे लेक्चर 1000 देख रहा हूँ तो 1000 सिंसियर हो जाए, तो भाई 1000 को भी गाइड करूँगा, 2000 हो जाए तो 2000 को भी गाइड करूँगा, 2 ही बच्चे क्यों ना हो, 2 ही बच्चे को गाइड करूँगा, तो वो आप पर है कि आप कितना सिंसियर हो। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो पढ़ाई के टुवर्ड्स, तभी कुछ होगा। हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा। चलो, काम की चीजें हैं इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। देखो, मान लो एक बॉल है आपके पास और ये बॉल इससे टकराया, बॉल ए, बॉल बी, ये दूसरे बंदे के पास बॉल और ये दूसरे बंदे के पास बॉल, ये बॉल इससे टकराया, तब ये टकराया तो ये यहां पे ऐसे आ गया। ठीक है, ठीक है, अगर ये बॉल इससे टकराया, ठीक है ना, और ये दोनों बॉल टकराने के बाद अलग अलग हो गए, तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन। अब देखो, जैसे ही कोलिजन होता है, जैसे ही कोलिजन होता है, ध्यान रखना, तो ये इससे टकराया तो ये इस पे कोई फोर्स लगाएगा, इस वाले पे, इस वाले पे, ये बी है और ये है, तो ये इससे टकराया, ये बॉल इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, एफ। अब अपन को क्या याद आ गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो क्या बोलता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट। ठीक है, तो देखो ये बॉल बी था, इस पे एफ फोर्स किसने लगाया, बॉल ए ने लगाया, तो एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो बॉल बी ने भी बॉल ए पे लगाया होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एफ। अगर इस दो बॉल को ही मैंने सिस्टम मान लिया, मतलब इन दोनों बॉल को मैं एक साथ स्टडी कर रहा हूं, तो नेट फोर्स बताओ, F माइनस एफ इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0, तो सर ने क्या बताया था, नेट फोर्स 0 अगर तो क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होगा तो क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होना चाहिए। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखेंगे कैसे, देखो, अगर ये ऐसा कुछ सरफेस है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी v1 स्पीड है और इसकी v2 स्पीड है, टकराने के बाद क्या हुआ, इसकी v3 स्पीड है, इसकी v4 स्पीड है, ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, तो देखो, मोमेंटम लिखना तो वेक्टर का ध्यान रखना, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तो मैंने मोशन इन वन डायमेंशन ही लिया है, मतलब देखो एक्स एक्सिस की ओर बस डायरेक्शन है इसका, देखो v1 v2 v3 v4। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, इधर वाले को x, और ये y एक्सिस, तो y एक्सिस की ओर तो अभी कोई मोमेंट है ही नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जब दोनों नहीं टकराए थे, दोनों प्यार से रह रहे थे यहाँ पर, मतलब नहीं टकराए थे एक दूसरे से, लड़ाई नहीं हुई थी दोनों के बीच में। होता है ना, लड़ाई नहीं होता तो प्रेम सब होता है, मतलब प्यार मोहब्बत सब होती है। जब लड़ाई हो जाता है तो भाई लगता है कि अब हम दोनों टकरा गए, अब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन की बात हम कर रहे हैं। देखो, बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें तो ये m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। सर ये दोनों का मोमेंटम आपने क्यों लिख लिया, क्योंकि मैंने इन दोनों को सिस्टम माना है, एक साथ मैं दोनों की स्टडी कर रहा हूं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी वेक्टर होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। अच्छा, तो इसके लिए मोमेंटम लिखूंगा तो m1 इंटू v1, ठीक है, प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू फाइनल, ये टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन m1 इंटू v3 प्लस m2 इंटू v4। मोमेंटम कंजर्व होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लो कि v4 इस डायरेक्शन में होता, इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, तो सर ने क्या बताया था कि वेक्टर साइन का ध्यान रखना है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, तो अगर v4 इस साइड होता तो ये माइनस v4 हो जाता और यहाँ पे माइनस v4 लिखते हैं। समझ में आया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब सर ने मुझे क्या बताया था कि जब भी इंपल्स लग रहा हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मत करना, तो देखो भाई, कोलिजन का मतलब क्या होता था, अभी सर ने बताया था पिछले स्लाइड में कि उसमें इंपल्स लगता है, मतलब लार्ज फोर्स लगता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो भाई अगर इसमें इंपल्स लग रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी क्या, नहीं होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है, याद रखना। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है।
इलास्टिक कोलिजन में बस, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। कभी भी इलास्टिक कोलिजन क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना और काइनेटिक एनर्जी को बस कंजर्व करना, आपका पक्का आंसर आ जाएगा। नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अभी मैं आगे क्वेश्चन भी करूंगा आपको, इससे बन जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दिया, आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलो ये आ गया आपको समझ में। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब क्या हो, यहां मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम में कौन कौन है, ये है और ये है, मतलब एक बॉल ए है बॉल बी है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं करना, याद रखना। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे तो हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल आफ्टर कोलिजन, ये ऐसा कैसा है हमारे पास, ये क्या होगा, हाफ इंटू m1 इंटू v3 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू v4 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हैं, ठीक है। जो काम की चीजें हैं वही पढ़ेंगे, जो ना समझ में आए पूछ लेना कमेंट्स में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी काम की चीजें उतनी एक्सप्लेन करूं, ठीक। अब देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इतना मतलब इलास्टिक कोलिजन को में आपको याद रखना है, ठीक है ना। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मान लो बॉल ये ए है और बॉल बी है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि दोनों के बीच में जैसा कोलिजन हो रहा है, दोनों मतलब जिस तरीके से टकरा रहे हैं कोलिजन, वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो समझ जाना कि जब ये इससे टकराया, ये इससे टकराया तो दोनों चपक गए फटाक से। मतलब कि क्वेश्चन में अगर ये आपको दिया हो, क्वेश्चन में आपको अगर ये दिया हो कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो दो बॉडी जब टकराएंगे, जब दो बॉडी टकराएंगे तो ये समझ जाना कि दोनों बॉडी अब चपक गए हैं। क्या कर गए हैं, चपक गए हैं। चपक गए मतलब क्या, इन दोनों का मास अब एक मास हो गया है, अब दोनों चपकते हुए मूव करेंगे, ठीक है। तो इस वर्ड से समझ जाना, अब इस वर्ड में क्वेश्चन में रहता है, एग्जाम में आ जाता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते भैया करना क्या है। तो भाई इससे तो सिर्फ एक हिंट मिलता है कि अगर दो बॉडी टकराएंगे तो दोनों चपक जाएंगे, ठीक। अब दोनों चपके तो मैंने आपको बताया कि नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो होगा तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना, ठीक है। पर यहां पे ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है और ना ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने दोनों तरफ कंजर्व लिख दिया, भाई मैं क्रॉस मारने वाला हूं, क्रॉस क्रॉस और ये राइट, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मत करना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व मत करना, ठीक है। इतनी चीजें अगर आप याद रखते हो इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है, कोलिजन्स के, ठीक। अब एक छोटा सा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो चलो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखने से पहले इलास्टिक कोलिजन का मैं सजेस्ट करूंगा कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद कर लो, सिर्फ एक, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन का अगर दो बॉडी, याद रखना ये इलास्टिक कोलिजन का रिजल्ट है, परफेक्टली इनइलास्टिक का नहीं है, ठीक है ना। अगर दो बॉडी सेम मास के हों, याद रखना सेम मास के हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है होना, और दोनों एक दूसरे से टकराएं, तो इनकी वेलोसिटीज, स्पीड नहीं वेलोसिटीज मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन एक्सचेंज्ड हो जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस पे 2 बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब कुछ लगा के, मतलब जो मैंने बताया अभी पिछले स्लाइड में कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो इलास्टिक कोलिजन में और फिर लगा दो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो इलास्टिक कोलिजन में, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको अगर 10 सेकंड में करना है तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, और सिर्फ यही रिजल्ट ही याद रखो क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये रिजल्ट, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो
कि दो बॉडी सेम मास के टकरा रहे हैं, दो बॉडी सेम मास होने चाहिए, सेम मास के टकरा रहे हैं, ठीक है, और ये भी दिया हो कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, तो जब दोनों टकराएंगे तो दोनों की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो मान लो ये m मास का है और ये m मास का है, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है और ये 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। ये कम स्पीड है और दोनों सेम इसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो जाहिर सी बात ये कभी ना कभी इसको टक्कर मारेगा। तो बताओ जब ये इसको टक्कर मारेगा, बॉल ए बॉल बी को टक्कर मारेगा और दोनों के बीच में अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो आफ्टर कोलिजन वीए कितना होगा और वीबी कितना होगा, ठीक है। तो सर ने क्या बताया था कि देखो अगर दोनों सेम मास के हो तो दोनों सेम मास के भी हैं, और अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो दोनों इलास्टिक कोलिजन भी है, इलास्टिक कोलिजन गॉसियन में मिशन है, तो उसकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन एक्सचेंज हो जाती है। एक्सचेंज मतलब क्या, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास टॉफी है बच्चों, टॉफी, मैं तुमको 2 रुपए दे रहा हूं और ये 2 टॉफी दे दो मुझे, तो ये 2 रुपए तुम रखोगे और ये 2 टॉफी मेरे को दोगे, ये होता है एक्सचेंज करना, ठीक है ना। तो अच्छा, तो अगर दोनों सेम मास के हैं और इलास्टिक कोलिजन भी हो रहा है तो यार इन दोनों को तो मजा आ जाएगा। बोलेगा क्या कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकते हैं। तो देखो बॉल ए आफ्टर कोलिजन क्या स्पीड को एक्सचेंज कर दो, ठीक है, तो बॉल भी क्या बोलेगा तुम अपना स्पीड ले लो, तुम मेरा स्पीड ले लो, सॉरी, तुम ये ए बॉल की बात कर रहा हूं, तो 3 मीटर पर सेकंड एक्सचेंज करना है, ठीक है, और बॉल ए की स्पीड बॉल बी को दे दो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। देखो और डायरेक्शन भी एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना, बी का डायरेक्शन इस तरफ था तो ए को दे दिए, ठीक है, ए का डायरेक्शन इस साइड था तो वो बी को दे दिए, तो ये आपको वीए मिल गया आफ्टर कोलिजन और ये आपको वीबी मिल गया आफ्टर कोलिजन। देखो कितना आसानी से आ गया आंसर, मतलब ये आता है अगर आपको तो आप 10 सेकंड में आंसर दे सकते हो। क्या करना है, दोनों सेम मास के हो, इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों एक्सचेंज कर देना, ठीक है, समझ में आया, क्या करना, एक्सचेंज कर देना। चलो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपसे ये मैं पूछूं कि अगर मान लो ये है ए बॉल है और ये बी बॉल है, ठीक है, ये 30 मीटर पर सेकेंड, देखो ये ऐसे मूव कर रहा है 30 डिग्री एंगल के साथ, वर्टिकल के साथ, और ये v स्पीड है, ठीक है, और ये इधर मूव कर रहा है टू वी स्पीड से, और इसका मास m है और इसका भी मास m है, और दोनों में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो बताओ आफ्टर कोलिजन va की स्पीड और डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। देखो यहाँ की चीज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पेपर वेस्ट नहीं करना चाहता। किसी ने मुझे कमेंट में सजेस्ट किया था कि सर इतना पेपर क्यों आप वेस्ट करते हो, तो भाई देखो मैं पेपर वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। इसका जो बैक साइड है ना उसको मैं रफ के लिए यूज करता हूँ, और रफ भी मैं मेरा ऐसा यूज होता है ना कि मतलब ये पूरा है ना तो इसके अंदर भी एक मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है, तो मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। इसीलिए अगर इस पेज में हमारे पास कोई जगह बच रही है तो उसका भी मैं यूटिलाइज करता हूँ। अब मैं इंडिकेट तो कर ही रहा हूँ कि देखो यहाँ ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ और इसका ये पार्ट यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो उतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि दोनों बॉल के जो मास है वो m है, m और m है, ठीक है, दोनों सेम मास के हैं, वाह। और क्वेश्चन में दिया है कि इलास्टिक कोलिजन भी है, तो सर ने क्या बताया था, ऐसा अगर होगा तो दोनों की स्पीड एक्सचेंज हो जाएगी, दोनों की स्पीड एक्सचेंज हो जाएगी और स्पीड का डायरेक्शन भी एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों टकराएंगे तो बी क्या बोलेगा, तुम मेरी स्पीड ले लो, स्पीड एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या, तो बॉल अगर ये ए है हमारे पास, आपको वीए फाइंड करना है, ठीक है ना, तो स्पीड एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो क्या बोलेगा कि बी तुम मेरी स्पीड ले लो, तो स्पीड ले लिया वी, और तुम मेरा डायरेक्शन भी ले लो, डायरेक्शन भी एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये हुआ आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो ये ए का केस हो गया। वैसे ही अगर बी बॉल का देखें तो बी बॉल, ठीक है ना, ए क्या बोलेगा कि मैं अपनी स्पीड एक्सचेंज करना चाहता हूँ, स्पीड एक्सचेंज कर देना, डायरेक्शन भी स्पीड एक्सचेंज करना चाहता हूँ, ये अपनी स्पीड बी को दे देगा, ये 2v होगा, ठीक है ना। और क्या बोलेगा मैं डायरेक्शन भी ले लो, ठीक है ना, स्पीड का मतलब मेरे भी दो भी डायरेक्शन है मूव करने का, वो भी ले लो, डायरेक्शन भी एक्सचेंज करना है, तो ये इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो वी ए कितना मिल गया आपको, वी ए का जो स्पीड है वो वी मिल गया, और कितने एंगल पे मिला, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इलास्टिक कोलिजन पे। चलो अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देख लेते हैं और फिर ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस कैसे देखेंगे, जो कमाल के होंगे, जो अभी तक नीट में पूछे हुए हैं और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी बकवास नहीं। देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका फॉर्मूला ही बहुत बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखो ये रिवीजन कोर्स चल रहा है तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत बस। ठीक है ना, मैं ऐसे लेक्चर बताता हूँ कि मतलब कोई बच्चा पहली बार भी देखे तो उसको समझ में आए। ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो पता होगा, मतलब अगर 100% फिजिक्स है तो 5% तो आपको आता ही होगा, तो उतना भी आता है ना तो मेरे लेक्चर को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे मैं लेक्चर्स बनाता हूँ यार। रेगुलर क्लासेस होती ना तो बहुत मजा आ जाता है, मतलब हर एक छोटे छोटे चीज को इतना बारीकी से एक्सप्लेन कर देता आपके लैंग्वेज में ना कि मतलब मजा आ जाता। फिर आप केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, बायोलॉजी भी छोड़ देते हैं और बोलते हैं यार अब फिजिक्स में पढ़ूंगा, मतलब फिजिक्स में पूरा इंटरेस्ट आ जाता है आपको। खैर चलो अभी जो समय है उसको यूटिलाइज करते हैं। देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट किया जाता है और ई का फॉर्मूला होता है माइनस v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाई ut वेक्टर माइनस u1 वेक्टर। सर v2 वेक्टर v1 वेक्टर u2 वेक्टर u1 वेक्टर क्या है ये भी बता दो आप। देखो बता देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर हमारे पास दो बॉडी है, बिफोर कोलिजन अगर ये u1 वेक्टर से मूव कर रहा है और ये u2 वेक्टर से मूव कर रहा है, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन ये टकराने के बाद ये v1 वेक्टर से मूव कर रहा है, ये बॉल A है, ये बॉल B है, ये बॉल A है और ये बॉल B है। ठीक है, ये v2 वेक्टर से कर रहा है, तब E का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये हमेशा अप्लाइड होगा क्योंकि यहां पे वेक्टर लगा है, तो याद रखना कि साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन में ही बच्चे गलती करते हैं। अब ये फॉर्मूला अलग अलग जगह अलग अलग दिया जा सकता है। क्या बहुत सारे बुक में क्या करता है कि ये माइनस अंदर ले आता है यहाँ पर, ये माइनस यहाँ पे अंदर ले आता है, और फिर वो क्या बोलता है कि u1 वेक्टर, ठीक है, मतलब u1 वेक्टर, ठीक है, u1 वेक्टर का मॉड, सॉरी यहाँ पे मॉड ले लेना और यहाँ पे भी मॉड ले लेना। ठीक है, चलो u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर, ठीक है, और ये हुआ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ठीक है, चलो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, ये अप्लाई करने बहुत बच्चे को नहीं आता है और ये हमेशा वैलिड होगा, वैलिड फॉर बोथ इलास्टिक के लिए होगा, इलास्टिक कोलिजन के लिए होगा, और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए भी होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए भी होगा। ठीक है ना, चलो ये दोनों के लिए वैलिड होगा, कहीं भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो कैसा भी कोलिजन हो। तो देखो इसको मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ और बस इतना ही एप्लीकेशन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा हाई फाई नहीं आएगा। अरे सर आपने क्या लिख दिया, बस ये समझ लो एग्जांपल, एक बॉल फर्स्ट है और एक बॉल सेकंड है। ठीक है, u1 की स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकंड और u2 इसी डायरेक्शन में दिया है। ठीक है ना, दिया है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि v1 वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, v1 वेक्टर दिया 1 मीटर पर सेकंड और v2 वेक्टर जो दिया है इस डायरेक्शन में दिया है। ठीक है, वो दिया है 5 मीटर, नहीं आप ले लो 4 मीटर पर सेकंड। देखो मैंने वैल्यूज रैंडमली ली है। ठीक है ना, वैल्यूज मैंने रैंडमली ली है। ठीक है, इसलिए आंसर कुछ और भी आ सकता है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि ये कैसे अप्लाई करते हैं। u1 2 मीटर पर सेकंड इस बॉल की स्पीड, u2 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड है इसलिए u1 और u2 से डिनोट कर रहा हूँ। आफ्टर कोलिजन फाइनल स्पीड क्या है, v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में और v2 क्या है इस डायरेक्शन में। अब सर ने क्या बताया था कि यहाँ इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना, मतलब कि साइन के साथ लिखना, ये मैंने बोला था। क्या बोला था, साइन के साथ। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को x एक्सिस मान लो और इस डायरेक्शन को y एक्सिस मान लो, हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते समय साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना, क्योंकि यहाँ पे v2 वेक्टर होता है और यहाँ पे v1 वेक्टर होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो देखो u1 पॉजिटिव लेंगे +2, सिर्फ एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। u2 भी पॉजिटिव लेंगे +5। ठीक है, v1 क्या लेंगे, इधर ही है +1। ठीक है, और v2 क्या लेंगे, देखो v2 इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव x एक्सिस ये हमने माना था, तो ये नेगेटिव, तो ये -4। तो E हमने क्या लिखा, E इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस
इज इक्वल टू माइनस v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड, ठीक है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो अच्छा, तो v2 वेक्टर क्या है जरा बताना, तो -4, ठीक है, -4 -1, ठीक है, ये समझ में आया, -4 -1, ये आपका हुआ मॉड बाई, ठीक है, u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर, सॉरी मैंने यहाँ प्लस होगा, ठीक है, और इसके अंदर माइनस होगा दोस्तों, सॉरी इसके अंदर माइनस होगा, मतलब ये फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, देखो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, माफ करना मुझे, ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ठीक है, बाई u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर मॉड, ठीक है। अब ये सही है, ठीक है, अब ये सही है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड बाई u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर का मॉड, ठीक है, ये सही है। हाँ, इस फॉर्मूले को याद रखना आप, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये भी सही है और यहाँ पे मैंने सही कर दिया, अगर ये माइनस साइन दिख रहा है प्लस और ये प्लस, ठीक है। चलो, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है, प्लस -4 -1 v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाई, ठीक है, u1 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर, u2 माइनस u1 यहाँ पे नहीं है, ये हुआ 2 -5 का मॉड इज इक्वल टू कितना हुआ, -5 का मॉड बाई -3 का मॉड, इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू -5 का मॉड मतलब 5, मॉड मतलब होता है किसी वैल्यू को पॉजिटिव बनाना, -3 का मॉड मतलब बाई 3, तो E इज इक्वल टू 5/3 आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई। देखो थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ फॉर्मूला गलत हो गया था दोस्तों, यहाँ पे प्लस होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड बाई माइनस u2 वेक्टर प्लस u1 वेक्टर, इसको ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर, ठीक है ना, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड, ठीक है, बाई मॉड ऑफ u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, ये याद रखना, ऊपर में v2 माइनस v1 होता है, नीचे में u1 माइनस u2 होता है, और इसको वेक्टर के साथ लिखना, ठीक है, और यहाँ वेक्टर लग गया तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है, उससे आपको सब कुछ ज्यादा क्लियर होगा। याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा निट में, उसके चांसेस 20 से 30% है, मतलब इसका एप्लीकेशन नहीं आने वाला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन आएगा, इसके चांसेस 99% है। तो मैं सारे टाइप से क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं प्लीज याद रखना आपके, यहाँ पे ऊपर में v2 माइनस v1 होता है और नीचे में u1 माइनस u2 होता है, ऊपर दोनों पे मॉड होता है और ये वेक्टर के साथ होता है, और यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दिए तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ साइन कन्वेंशन लेके बताया। अब अपने से फिर से लगा के देखो इज इक्वल टू आपका 5/3 आ रहा है कि नहीं, हम लोग फिर चेक कर लेते हैं। v2 वेक्टर मतलब -4 -1 -5, और ये u1 माइनस 2 -5 का मॉड हो गया, यहाँ पे प्लस था तो -5/-3, ये इज इक्वल टू 5/3 आ गया। समझ में आया? चलो अब हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और जितने क्वेश्चन सफिशिएंट है चैप्टर रिवाइज करने में अच्छे से सारे करेंगे, ठीक है। देखो एक बॉल है यहाँ पर, ठीक है, उसका मास 2 kg है, वो इधर 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और एक बॉल है 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और इस बॉल का मास दिया हुआ है 3 kg। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है कितना, 2/3, ठीक है, ये दिया है। तो बताना है कि जब ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे, जाहिर सी बात है कोलाइड करेगा, ये 4 मीटर पर सेकंड है और ये 5 मीटर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, तो कभी ना कभी इस पर जाकर टकराएगा। तो आफ्टर कोलिजन, अगर ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, आफ्टर कोलिजन VA कितना होगा और VB कितना होगा, मतलब कि कोलिजन के बाद VA की वैल्यू कितनी होगी, स्पीड ऑफ बॉल ए और स्पीड ऑफ बॉल बी कितनी होगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दी हुई है। याद रखना कि इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए E की वैल्यू 0 होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है।
ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 होती है और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 0 होती है। हालांकि अभी हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अच्छे से इसको सीखना। ये सीख गए तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीख गए। मतलब क्वेश्चन जो आएगा नेट में वो कंफर्म है कि 90% आपसे बन ही जाएगा। 90% क्यों? क्योंकि अभी आगे जो बताने वाला हूँ क्वेश्चन, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। देखो, क्या इन दोनों बॉल पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? सर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो हमको दिख ही नहीं रहा है। तो अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और सर ने तो ऐसे भी बताया था मुझे, ठीक है, कि अगर कोलिजन हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना, ठीक है। अगर ये भी याद होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। चलो, तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि हमको दोनों की स्पीड फाइंड करनी है तो दोनों को एक साथ हम देख रहे हैं, m इंटू वी मतलब 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल हम वी ए स्पीड मान लिए इसकी और वी बी इसकी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू वी ए प्लस 3 इंटू वी बी, ठीक है। तो 2 वी ए प्लस 3 वी बी इज इक्वल टू 4 इज 12, 12 प्लस 10 32, 12 प्लस 10 22, भाई 32 नहीं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन हम कहां से लगा सकते हैं? दूसरा इक्वेशन हम लगा सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो सर ने बताया था इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं। देखो, आफ्टर कोलिजन हम मान लेते हैं कि वी ए की स्पीड इस डायरेक्शन में है और वी बी भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। हमको नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में वो जाने वाला है आफ्टर कोलिजन, तो हम मान लेते हैं ऐसे ही। आंसर अगर आएगा, ठीक है, तो साइन बता देगा कि किस डायरेक्शन में इसकी स्पीड है, किस डायरेक्शन में नहीं है। तो मैंने इसको पॉजिटिव एक्स माना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने स्पीड पॉजिटिव लिखा है, स्पीड पॉजिटिव लिखा है, तो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, ये एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे वेक्टर साइन? क्योंकि मोमेंटम जो है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी है और हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ यही सारी चीजें, क्योंकि मैकेनिक्स में साइन कन्वेंशन से ही रिलेटेड गलतियां होती हैं, इसलिए मैं बार बार साइन कन्वेंशन को रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। चलो, वी ए और वी बी, तो सर ने क्या बताया था कि E इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर का मॉड बाई U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर का मॉड होता है। तो E की वैल्यू दी है हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू V2 वेक्टर, तो ये VB इसी डायरेक्शन में मान लिया अभी, माइनस VA इसी डायरेक्शन में मान रहा हूं अभी VA बाई U1 माइनस U2 मतलब क्या 5 माइनस 4, देखो इसी डायरेक्शन में है तो प्लस 5 माइनस इसी डायरेक्शन में है तो प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका कितना हुआ 2/3 इंटू 1 इज इक्वल टू VB माइनस VA, implies that VB, ठीक है ना, implies that VB माइनस VA इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ जरा बताना, ये क्वेश्चन कैसे आएगा 3VB माइनस 3VA इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों का खेल है, VA और VB फाइंड कर लेना आप। तो अगर आप दोनों फाइंड करोगे तो VA की वैल्यू आएगी 4 मीटर पर सेकंड, मिला लेना। अब जरूर सॉल्व करना, कुछ काम आप भी करो। VB की जो वैल्यू आएगी वो 4.67 मीटर पर सेकंड आएगी। देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव मतलब कि जो मैंने डायरेक्शन लिया था ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, वो डायरेक्शन सही था, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एप्लीकेशन इतना ही आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। नहीं आया ये क्वेश्चन समझ में तो इसको बार बार पढ़ो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे नीट में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। चलो अब नीट के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। नीट 2016 क्वेश्चन देखो, अभी तक पिछले 15 साल में जितना भी नीट का क्वेश्चन आया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, कोलिजन पे, वो करवाता हूँ। देखो नीट 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस लिया हूं। एक बॉल ए है और एक बॉल बी है, दोनों का मास सेम है। दिल धड़कना शुरू, सर ने तो बताया था अगर दोनों का मास एम हो और अगर इलास्टिक कोलिजन में दिया हो तो मजा आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में यह भी मेंशन था कि दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, वाह, ठीक है। और अगर इसकी स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है और इस बी की स्पीड जो इस डायरेक्शन में 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है,
और पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है और पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है, तो बताओ आफ्टर कोलिजन वीए कितना होगा साइन के साथ और वीबी कितना होगा। यही पूछा था नीट 2016 में। मतलब कि दोनों का मास m है और दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या होगी। अरे वाह, मेरे सर ने तो बताया था कि इसको 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। कैसे, दोनों का मास अगर सेम हो और इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो तो दोनों की वेलोसिटीज एक्सचेंज कर देना। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज करने के बाद मतलब आफ्टर कोलिजन की बात हम बात करें तो बी अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा। ठीक है, तो स्पीड भी दिया और डायरेक्शन भी देगा 0.3 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ दो या तीन स्लाइड पहले आपको। ठीक है, अच्छे से देखो। और ब्लॉक ए इसको अपनी स्पीड की डायरेक्शन में दे देगा, इसका ये डायरेक्शन था, तो ब्लॉक बी बॉल बी को क्या दे देगा, इस डायरेक्शन में देगा 0.5 मीटर पर सेकंड। स्पीड भी एक्सचेंज हो गया, जो ए की स्पीड थी, ठीक है ना, जो ए की स्पीड थी इसको मिल गई, और जो ए का डायरेक्शन था वो इसको मिल गया, और जो बी का डायरेक्शन था इसको मिल गया। देखो बी का डायरेक्शन ये था, ठीक है ना, ये था, तो पहले मैंने डायरेक्शन दे दिया ए को, ठीक है ना, और स्पीड भी एक्सचेंज करना है तो स्पीड भी दे दिया मैंने। तो ए की स्पीड इतनी हो गई और बी की स्पीड इतनी, वो डायरेक्शन ये हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया। अगर हमारा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो -0.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वी बी कितना हो गया जरा बताना, तो ये हो गया आपका 0.5 मीटर पर सेकंड। आंसर यही पूछा हुआ था। ये नहीं समझ में आया तो मैंने बताया आपको इलास्टिक कोलिजन का भी एक रिजल्ट बताया था आपको। दो मास सेम हो और दोनों में इलास्टिक कोलिजन हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। वेलोसिटी एक्सचेंज होने का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज मतलब इसका डायरेक्शन इसको मिल जाएगा, तो इसका डायरेक्शन ये था तो इसको मिल गया, तो इस डायरेक्शन में गया, इसके स्पीड भी इसको मिल जाएगा तो इसका स्पीड भी इसको मिल गया। ठीक है, और इसका जो स्पीड था वो इसको मिल जाएगा, बी वाले को एक्सचेंज हो रहा है स्पीड, और इसका डायरेक्शन ये था तो इसका डायरेक्शन इसको ये मिल जाएगा। तो ये पूछा था नीट 2016 में। देखो कितने आसानी सोल्व हो गया, 10 सेकेंड मैंने इतना एक्सप्लेन किया इसलिए आपको टाइम लगा है। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नीट 2015 में आया हुआ, नीट 2015 देखो आपका एक सरफेस था, ठीक है ना, और ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये ब्लॉक m मास है और दूसरा ब्लॉक यहाँ m मास का है। ये m मास का ब्लॉक इनिशियली v स्पीड से मूव कर रहा है और ये रेस्ट पे था u = 0 पे। ये इस पे टकराया, तो जैसे ही टकराया तो ये देखा गया, जैसे ही टकराया, अगर ये ब्लॉक 1 है और ब्लॉक 2 है मान लो, जैसे ही टकराया तो ये देखा गया कि जो ब्लॉक 1 है टकराने के बाद मतलब आफ्टर कोलिजन ये टकराने के बाद, ठीक है ना, ऐसे दोनों टकराया, ठीक है, और फिर टकराने के बाद जो ब्लॉक 1 था वो इसके साथ हॉरिजॉन्टल का थीटा एंगल बनाते हुए v/3 स्पीड से मूव करने लगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ब्लॉक 2 आफ्टर कोलिजन बताना कितना होगा। ठीक है, फिर से सुनना क्वेश्चन, नीट 2015 में आया हुआ है। दो ब्लॉक है हमारे पास, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, दोनों का मास सेम है। ठीक है ना, कोलिजन कैसा है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। ठीक है ना, कोलिजन कैसा है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 से टकराया, ब्लॉक 2 पहले रेस्ट पे था u = 0 और ब्लॉक 1 मूव कर रहा था v स्पीड से इस डायरेक्शन में। जब दोनों टकराए तो टकराने के बाद ये देखा गया कि जो ब्लॉक 1 था वो थीटा एंगल पे v/3 स्पीड से मूव करने लगा। ठीक है, तो बताना है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन क्या होगा। स्पीड ऑफ ब्लॉक 2 आफ्टर कोलिजन क्या होगा। जाहिर सी बात है ये इससे टकराया, तो ब्लॉक 1 की तो स्पीड दी हुई है एंगल थीटा पे, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ब्लॉक 2 की भी कोई स्पीड होगी तो वो स्पीड बताना है ब्लॉक 2 की। देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, आपको जो सही लगे उससे आप बनाना। देखो मेथड 1, मेथड 1 देखो क्वेश्चन में ये मेंशन था, ठीक है ना, कि दोनों इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, दोनों टकरा रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, चलो
तो दोनों के बीच में अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा तो सर ने क्या बनाया था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। इलास्टिक कोलिजन केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है, चलो अगर ये इलास्टिक कोलिजन का केस है तो ठीक है ना, क्वेश्चन में शायद मेंशन था, मुझे अभी अच्छे से नहीं याद रहा है, इसलिए मैंने पिछले स्लाइड में बोला कि कोलिजन किसी भी टाइप का हो। ठीक है ना, शायद ऐसा कुछ मैंने भी बोला था। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में शायद ये मेंशन था कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है तो ब्लॉक वी ऐसे मूव कर रहा था ब्लॉक 1 और ये u इज इक्वल टू 0 पे था। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस इसकी 0 इज इक्वल टू फाइनल हाफ इंटू एम इंटू वी बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक v बाई 3 स्पीड से मूव कर रहा है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी यहाँ पे स्पीड होता है, वर्क एनर्जी पावर में बताया था, नहीं पता है तो आप वहां पे जाकर देखो। ठीक है, प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी वन का होल स्क्वायर। वी वन क्या है यहाँ पे? आफ्टर कोलिजन ब्लॉक 2 की जो स्पीड है। ठीक है, ये v1 है। ठीक है, यहां से आप सोल्व करोगे तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी वन का होल स्क्वायर। एम और एम कैंसिल हो गया तो v1 जब सोल्व करोगे तो 2√2 बाई 3 इंटू वी आएगा। ये आपका आंसर आएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, नीट 2015 में आया हुआ। मेथड 2 से आपको मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आपको नीट में जल्दी से करना है। ठीक है, मेथड 2 मैं आपको बताऊंगा और इस क्वेश्चन को मैं याद रखूंगा जब रेगुलर क्लासेस लूंगा तो। ठीक है ना, तो चलो अभी ये मेथड आप याद रखो कि v1 की स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन क्या था हमारा? देखो फिर से सुनो, ब्लॉक ए है यहाँ पर m मास का, ब्लॉक बी है यहाँ पे, दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हुआ है। ठीक है, तो ये देखा गया, ठीक है ना, ये देखा गया, क्वेश्चन में बोल दिया कि इलास्टिक कोलिजन तो है लेकिन ये देखा गया, ठीक है, कि इसकी स्पीड v बाई 3 हो गई। सॉरी, आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड, ये तो पहले 0 पे था, मतलब रेस्ट पे था, इस ब्लॉक 1 की स्पीड, ठीक है ना, इस ब्लॉक 1 की स्पीड v बाई 3 इस डायरेक्शन में हो गई। ठीक है ना, ये स्पीड दी हुई है, तो तुमको ये बताना था कि जो ब्लॉक 2 है उसकी भी स्पीड कुछ होगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ब्लॉक 2 की स्पीड क्या होगी, v2 क्या होगा। उसी v2 को मैंने यहाँ पे v1 माना है। आया समझ में? आया समझ में? थोड़ी सी राइटिंग खराब है यार, ठीक है ना, लेकिन समझ में तो आता ही होगा क्या लिखा हूँ क्या नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया गया था, ठीक है ना, कि आफ्टर कोलिजन ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा, ठीक है ना, कि सर आपने मुझे थोड़ा देर पहले ये बताया था, ठीक है ना, यहाँ पे डाउट क्या आता है बच्चों को मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, कि सर आपने ये बताया था कि अगर ये m मास का है, ठीक है ना, और ये भी m मास का है, दोनों सेम मास के हों, ठीक है, और ये भी दिया हो कि दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, तो सर तो आपने तो ये बताया था ना कि दोनों की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। तो सर इस क्वेश्चन में भी तो कुछ ऐसा ही है ना कि एक ब्लॉक मास m का दिया हुआ है, ठीक है, ब्लॉक मास m का दिया हुआ है, और यहाँ पे ब्लॉक ये m का है और ये भी m का है, ठीक है, ये m का है और ये m का है, ठीक है, ये m का है और ये भी m का है। ठीक है, तो दोनों जब एक दूसरे से टकराएंगे तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे। सर आपने तो ये बताया था मुझे कि सर अगर इसकी स्पीड ये है v, ठीक है ना, और इसकी स्पीड है आपके पास क्या बोलते हैं 0, u इज इक्वल टू 0, दोनों सेम मास के हो, दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन भी हो रहा हो, तो दोनों की स्पीड एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझना, इस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन में आपको ये मेंशन था ना, ध्यान से सुनना वर्डिंग को, अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v collides elastically with another block of same mass m which is initially at rest. After collision, the first block moves at an angle theta to its initial direction and has a speed of v by 3. What is the speed of second block? ये फाइंड करना था। ठीक है, नीट 2015 क्वेश्चन है ये, नीट 2015 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के बाद मैं एक कॉन्सेप्ट को रिफाइन कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे इलास्टिक कोलिजन में एक कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पे आपको मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया था, इसी क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था। ठीक है ना,
उस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में जो लगने वाला दोनों को एक साथ मैं मिक्स कर रहा हूं, ठीक है, एक साथ दोनों को मिक्स कर रहा हूं। क्या मिक्स कर रहा हूं, अच्छे से समझो। देखो सर ने क्या बताया था, सर ने क्या बताया था कि अगर m है मास और ये m है मास, ठीक है, m है मास और ये m है मास, ठीक है, और अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो दोनों की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है ना, दोनों की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वैलिड फॉर वन डायमेंशन, याद रखना, ओनली वैलिड फॉर वन डायमेंशन कोलिजन, सिर्फ एक डायमेंशन कोलिजन के लिए वैलिड होता है, इस चीज को याद रखना। इस कॉन्सेप्ट को इसलिए मैं यहां बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको मैंने पढ़ के बताया कि एक ब्लॉक टकरा रहा है दूसरे ब्लॉक से, इलास्टिकली भी टकरा रहा है, ठीक है ना, इलास्टिकली भी टकरा रहा है, ठीक है, और उसकी जो फर्स्ट ब्लॉक की स्पीड है वो v/3 हो जा रही है, ठीक है, जबकि अगर वन डायमेंशन में कोलिजन हुआ होता तो इसकी v स्पीड थी, ये 0 था, ठीक है, तो ब्लॉक ए की स्पीड कितनी हो जानी थी, वो रेस्ट पे आ जाना चाहिए था और ये v स्पीड से मूव कर जाना चाहिए था, ठीक है। देखो देखो देखो, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो ब्लॉक m है, इसकी स्पीड क्वेश्चन में क्या थी, v, और ये था क्या, u = 0, ठीक है ना, ब्लॉक m था, और दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन भी हो रहा था। तो अगर दोनों सेम डायमेंशन में, मतलब वन डायमेंशन में अगर कोलाइड किए होते, तो अगर ये ब्लॉक 1 है ब्लॉक 2 है तो दोनों वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती, तो इसका वेलोसिटी कितना आ गया होता, v1 0 आ गया होता और v2 कितना आ गया होता, v आ गया होता, इसकी स्पीड इसको मिल जाएगी और इसकी स्पीड इसको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये तो सर ने बताया था, ये कब वैलिड था, जब मोशन इन वन डायमेंशन हो तो, ठीक है, लेकिन अगर कुछ और स्पीड दी है, मतलब कि मोशन इन वन डायमेंशन नहीं हो रहा होगा, यही क्वेश्चन में दिया है कि कोलिजन के बाद v/3 स्पीड है, इसका मतलब कि दोनों सेम डायमेंशन में कोलाइड नहीं कर रहे होंगे, कुछ ऐसे कोलाइड कर रहे होंगे, ये ऐसे आ रहा होगा और इससे टकरा रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे किसी एंगल पे टकरा रहा होगा, किसी एंगल पे टकरा रहा होगा, समझ में आया, ठीक है, इसलिए v/3 स्पीड है। तो जो मैंने डायग्राम अभी बनाया था वो गलत था, तो पहले थोड़ी सी गलती की जाती है, फिर क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और फिर समझाया जाता है, तो चीजें हमेशा याद रहती हैं। अब ये कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा था। अब मैंने इस क्वेश्चन के लिए शुरू से अंत तक जितना भी बोला दोबारा समझ लेना, ठीक है ना, और याद करो भी मैं इलास्टिक कोलिजन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर ये v स्पीड है और ये m मास का और यही m मास का है, ठीक है ना, और ये ऐसे आ रहा है बॉल, ऐसे बॉल आ रहा है और ये यहाँ पे ऐसे टकरा रहा है और ये 30 डिग्री पे है, तो यहाँ पे वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो ऐसे पढ़ने का ही मजा कुछ और है, ठीक है ना, मतलब जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझा दो, ठीक है ना, और जो कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है ना, उसको रिफाइन करो थोड़ा सा क्वेश्चन बताते समय, तो क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे। ये मैं पढ़ाने का तरीका है, अगर ये समझ में आया हो, ठीक है ना, तो एक लाइक कर देना, ठीक है ना। अगर इसी मेथड को आप चाहते हो कि मतलब मैं अच्छे से समझाऊं आपको क्वेश्चन के थ्रू, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटीज एक्सचेंज नहीं होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये v स्पीड है, दोनों का सेम मास m है और इलास्टिक कोलिजन भी हो रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि क्या ये मोशन इन वन डायमेंशन है, क्या ये इधर जा रहा है, तो इसको भी इधर या इधर मूव करना चाहिए था, लेकिन ये तो कहीं और से आ रहा है, देखो ये तो कहीं और से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होंगे। इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों का सेम मास हो, तो वो वेलोसिटी एक्सचेंज कब होती है, जब मोशन इन वन डायमेंशन हो तब, मोशन इन वन डायमेंशन हो तब। समझ में आया, समझ में आया। तो ये था इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, एक एक चीज सुनो, इलास्टिक कोलिजन में गलती ना करो, ठीक है ना, और क्वेश्चन को अच्छे समझ सको, इसका ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को रीडिफाइन कर दिया आपको क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। चलो, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा सुनो सब कुछ, ठीक है। बहुत एफर्ट लगता है यार ये सब समझाने में, मतलब कंटेंट बनाना और कंटेंट को किस तरीके से समझाना, वो सब कुछ सोचना पड़ता है। ये नहीं कि मतलब मुंह उठाया, नींद खुला और यहाँ पे आके समझा दिया, नहीं, कंटेंट को किस तरीके से समझाना ताकि बच्चे ना भूले और बच्चों को पसंद आए,
उसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आया हो तो भाई थोड़ा सा अप्रिशिएट करना और कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो, अब नीट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो देखते हैं। m मास है और ये 3m मास है, ये v स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये 2v स्पीड से y डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। जब ये इसके साथ टकराया, आफ्टर कोलिजन टकराया, तो ये इससे चपक गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब m और 3m दोनों चपक गए। अब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ मूव करेंगे तो उसकी कुछ स्पीड होगी, वो मान लो v डैश, उस v डैश की वैल्यू कितनी होगी वेक्टर फॉर्म में बताना है, ठीक है। उस v डैश की वैल्यू कितनी होगी वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, कोलिजन में नेट फोर्स 0 आता है, सर ने बताया था, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे और इन दोनों को एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे तो ये दोनों हमारे लिए एक सिस्टम हुआ। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी आई कैप, इसको मैंने x डायरेक्शन मान लिया और इसको y डायरेक्शन मान लिया, तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो x एक्सिस को डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, वेक्टर में मैंने पढ़ाया। तो एम वी आई कैप प्लस इसका मास 3m इंटू 2v इंटू जे कैप, यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप। क्यों लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म में, मोमेंटम वेक्टर होता है इसलिए, इज इक्वल टू, अब क्या दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, नहीं, दोनों एक साथ चपक गए हैं और एक साथ मूव कर रहे हैं। तो टोटल मास 4m इंटू वी डैश, हमको नहीं पता है इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, वी डैश का डायरेक्शन क्या है हमको नहीं पता है। तो m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आएगा v/4 आई कैप, इस 4 को इस साइड ले आओ, प्लस 6/4, ठीक है, 6/4 मतलब 3/2 v जे कैप इज इक्वल टू वी डैश। तो कंबाइंड मास का मतलब इस मास का जो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन होगा, जो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन होगा स्पीड का, वो ये होगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहो तो कैसे कर लोगे, वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट v/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2/v का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड कर लोगे। हालांकि मैग्नीट्यूड नहीं पूछा था नेट क्वेश्चन में, सिर्फ ये पूछा हुआ था। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इस लेक्चर को ही बस अच्छे से समझ लो ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2009 में आया हुआ, नीट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे से समझना। देखो एक बॉम्ब है यहाँ पर, क्या है, बॉम्ब, तो लग दी बॉम्ब फिगर, क्या गाना है, चलो ये बॉम्ब है, बॉम्ब रखा हुआ था और ये एक्सप्लोड कर गया, ठीक है ना, ये एक्सप्लोड कर गया, ठीक है। अगर ये एक्सप्लोड किया और वो 3 पार्ट में एक्सप्लोड किया, 3 पार्ट में एक्सप्लोड किया, ठीक है ना, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड होने के बाद इसके 2 पार्ट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव किए। एक पार्ट का मास 2 kg है जो इस डायरेक्शन में गया और उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है। ये वाला जो है वो 1 kg का है, ये वाला पार्ट, और इस डायरेक्शन में गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में बॉम्ब एक्सप्लोड किया था, फर्स्ट पार्ट ये दिया, सेकंड पार्ट ये दिया और थर्ड पार्ट, इसकी स्पीड क्या, सॉरी इसका मास क्या होगा वो बताना है आपको, ठीक है। ये 90 डिग्री है। एक बॉम्ब था, बॉम्ब एक्सप्लोड किया, बॉम्ब 3 पार्ट में एक्सप्लोड किया, 2 पार्ट इधर है, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसका 1 kg मास है, इसका 2 kg मास है, इसका 8 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में स्पीड, इसका 12 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में स्पीड। तो बताना है आपको कि थर्ड मास, जो थर्ड पार्ट होगा उसका मास कितना होगा। देखो जब भी बॉम्ब रखे एक्सप्लोड करता है ना, तो वो अपनी इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड करता है, ठीक है। तो जब बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है ना, कहीं भी एक्सप्लोजन दिया हो, ठीक है, तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होता है, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होता है। क्यों, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन होता है ना, तो इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं करती है, ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो कभी भी एक्सप्लोजन जब हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना। जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस पर भरोसा करना, और जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है, ठीक है।
तो थर्ड पार्ट का मास आपको बताना है। तो देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट का मोमेंटम पूछूं, इस वाले पार्ट का तो कितना होगा जरा बताना। तो मास इनटू स्पीड 12, और किस डायरेक्शन में वो मोमेंटम होगा, आई कैप। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस वाले पार्ट का मैं मोमेंटम पूछूं तो क्या बोलूंगा, 2 × 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 जे कैप। ये आई कैप और जे कैप क्यों लगा है सर, क्योंकि मैं एम वी वेक्टर लिख रहा हूँ, मोमेंटम लिख रहा हूँ ना, तो वी वेक्टर है यहाँ पे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आई कैप और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन जे कैप, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों पार्ट का जो नेट मोमेंटम आएगा, मतलब रिजल्टेंट आएगा, देखो समझना, ये मोमेंटम है, ठीक है ना, ये भी मोमेंटम है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी, तो ये सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बताता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यहाँ से पास करेगा, ठीक है, और यहाँ से पास करेगा। और अगर ये 12 आई कैप है और 16 जे कैप है, तो ये जो रिजल्टेंट है उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है तो वो होगा √VX² + VY² होगा, ठीक है। VX यहाँ पे PX ले लो और PY ले लो, मतलब इस डायरेक्शन में मोमेंटम और इस डायरेक्शन में मोमेंटम PY, ये PX और ये PY। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा आपका जरा बताना। तो ये आएगा 12² + 16², तो ये आएगा 20 kg/s, ठीक है ना। अच्छा, ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। तो जरा बताना, अब ध्यान से सुनना, जरा बताना कि अगर मोमेंटम को कंजर्व करना है, ठीक है, तो मैंने आपको कंजर्वेशन का मतलब क्या बताया था कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है ना। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, यहां से क्या आया जरा बताना, 0 आया। मतलब कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ कि चेंज आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में है इसका, और आपको चेंज अगर आपको 0 करना है, ठीक है, अगर आपको चेंज 0 करना है, ध्यान से समझना, आपको चेंज 0 करना है, तो देखो रिजल्टेंट इसका इस डायरेक्शन में आया था और आपको इस वाले पार्ट को 0 करना है, तो थर्ड पार्ट को इस डायरेक्शन में आना होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आना होगा, इसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आना होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 kg/s। इन दोनों का रिजल्टेंट आया है और इस रिजल्टेंट को आपको 0 करना है, और थर्ड पार्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसकी स्पीड दी हुई थी 4 मीटर/सेकंड, आपको मास बताना था बस, ठीक है ना। तो इसको 0 करना है, इस वाले पार्ट को, तो इसको 0 करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, तो ये समझ में आ गया, मतलब थर्ड पार्ट कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो मोमेंटम होगा इस वाले का कितना होगा, इसका मास m मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, × 4, इसका जो मोमेंटम होगा इसके इक्वल होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे रिजल्टेंट 0 आएगा, तभी तो चेंज 0 आएगा, ठीक है। इसलिए तो 4m = 20 लिख देंगे यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट, ठीक है, m की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, m = 5 kg आ जाएगी, m = 5 kg आ जाएगी। यही क्वेश्चन आया था नीट 2009 में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मतलब 2009 में ये पूछा गया है, उसके बाद फिर 2015 या 2014 में भी पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से इसको समझ लेना, ठीक है। चलो, एक और बहुत फेमस क्वेश्चन आता है नीट में, देखो कैसा रहता है। एक ब्लॉक है यहाँ पे m मास का, ठीक है, एक बुलेट को यहां से फायर किया गया, बुलेट का मास स्मॉल m है और ये v स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक। तो जब इस पे टकराया ये, ठीक है, तो ये जो है ब्लॉक वर्टिकल हाइट h ऊपर तक गया, ठीक है ना, वर्टिकल हाइट h ऊपर तक गया, और यहां से बुलेट, ठीक है ना, यहां से जो बुलेट है, ठीक है, इसमें आया, टकराया और बुलेट इसी के अंदर रह गया, ठीक है ना, और इसके साथ मूव किया, तो ये h हाइट तक ऊपर गया है, वर्टिकल हाइट h तक। तो बताना है कि यहां पे इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना। चलो देखो, अगर ये बुलेट इससे टकराएगा, अगर ये बुलेट इससे टकराएगा तो बताओ, बुलेट इस पे फोर्स लगाएगा F, और फिर ये ब्लॉक इस बुलेट पे फोर्स लगाएगा F, नेट फोर्स 0, तो मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। इनिशियल मोमेंटम देखेंगे इस सिस्टम का, तो इसका m × v प्लस ये रेस्ट पे था 0 = फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। अब ये दोनों चपक गया, मतलब ये जो बुलेट है इसके अंदर में है, तो टोटल मास कितना हो गया, m + M,
अब मान लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी हो गई है, v हो गई है, कैपिटल v हो गई, या फिर v1 मान लो, तो इम्प्लाइज दैट v1 इज इक्वल टू m इंटू वी बाई एम प्लस एम। ठीक है, कभी कभार तो यही पूछता है कि बताओ इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई होगी। तो अभी ये ब्लॉक है वो इस स्पीड से जाएगा, v1 स्पीड से जाएगा, और कितना तक गया है, h हाइट तक गया है। तो यहाँ पे स्पीड बतानी है। तो देखो मैंने बताया था कि जैसे ही ये मतलब जैसे ही ये बुलेट टकराया तो ऐसे ऐसे वो कुछ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है और यहाँ पे mg लग रहा है। तो टेंशन डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है, तो ये वर्क डन जीरो करेगा। बाकी जो फोर्सेस लग रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। नहीं समझ में आया तो वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर देखो, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है ना, तो अगर कंजर्व होगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसको मैं रेफरेंस मान ले रहा हूँ, इसको रेफरेंस मान ले रहा हूँ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे वी क्या है, अब किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, v1 से, इंटू v1 का होल स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी इसको रेफरेंस माना हो तो 0 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी इंटू एच। स्मॉल एच तक वो ऊपर गया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, प्लस यहाँ पे स्पीड कितनी है, v है, तो हाफ इंटू m प्लस m। यहाँ m प्लस m क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो बुलेट है इसके अंदर घुस गया है। ठीक है ना, तो ब्लॉक का तो मास कैपिटल m था ही, अब बुलेट का भी मास इसको मिल गया, तो टोटल मास कितना हुआ, m प्लस m, और दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, इंटू वी स्क्वायर। यही v आपको फाइंड करना है, s आपको दिया हुआ था और v1 आप फाइंड कर चुके हो। तो ये इक्वेशन आपको लगाने आना चाहिए बस। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता। इतना आप समझ गए तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटीड। ठीक है, नहीं समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो दोबारा देखो, सब कुछ दोबारा देखो, लाइन टू लाइन सुनो मेरा, जरूर समझ में आएगा। क्योंकि मैंने शॉर्ट टाइम में ज्यादा कवरेज आपको दिया और हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिया। अपने तरफ से भाई को एफर्ट दिखाओ, मेहनत करो, क्वेश्चंस बनाओ, खूब डाउट पूछो, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखना, तभी आगे भी फिजिक्स पढ़ पाओगे। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखोगे कि मुझे लगेगा तुमको कि नहीं समझ में आएगा, मेरे को नहीं हो पाएगा मुझसे, तो भाई नहीं हो पाएगा। फिर समझो कि हो पाएगा तो जरूर होगा, और जरूर होगा, और अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास। देख लिए, ठीक है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, याद रखना। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोबारा मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मेरी आदत है। m मास का है और दोनों के बीच में अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे के वेलोसिटीज को तभी एक्सचेंज करेंगे तब जब ये मोशन इन वन डायमेंशन होगा। तो ठीक है, अगर ये किसी एंगल पर टकरा रहे होंगे, जो मैंने इनिशियली एग्जांपल दिया था, ऐसा, ठीक है, ऐसा ये बॉल ऐसे आ रहा है 30 डिग्री एंगल पे, तो भले ही इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो और दोनों के मास सेम हो, m हो और m हो, वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होंगे, तो ये बस मोशन इन वन डायमेंशन के लिए ही वैलिड है। ठीक है, इसको प्लीज याद रखना। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसको याद रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। ठीक है ना, ये एक ही डायमेंशन के लिए वैलिड है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक ही डायमेंशन के लिए वैलिड है। ठीक है ना, वो भी कब, जब दोनों के मास सेम हो और इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो। अगर दोनों के मास सेम हो, इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, लेकिन एंगल पे हो रहा हो, देखो जैसे ये एंगल पे टकरा रहा है, ये बॉल ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। शुरू में मैंने जानबूझ के गलत बताया था, क्योंकि शुरू में मैंने जो बताया उसको आप याद कर लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट में उसको बताया कि वो गलत है, तो आपको याद रहेगा कि सर ने कितने बार फोकस किया था कि वो गलत कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैंने बताया क्योंकि वही बच्चे बहुत सारे दिमाग में रखे रहते हैं कि भाई किसी भी एंगल पे अगर टकराएगा ना और इलास्टिक कोलिजन हो, मास सेम हो, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो वो बच्चे हमेशा याद कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर ऐसे याद करोगे ना कि अच्छा हाँ ये गलत है, देखो मैंने सारी चीजें अच्छे से पढ़ाया तुमको, लेकिन जहां पे बच्चे ज्यादा गलती करते हैं उसको पहले गलत बता के फिर सही बताया आपको। क्यों? क्योंकि आपको बार बार ध्यान आएगा कि हाँ कि सर ने बताया था कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, और बार बार सर ने फोकस किया था, तो चीजें हमेशा दिमाग में रहेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अगर मान लो इतनी बड़ी बॉडी है आपके पास, इतना बड़ा बॉल है, ठीक है,
इस बॉल को आपको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से, ताकि इस पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सको, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसको COM से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझना, इफ द मास ऑफ इंटायर बॉडी, पूरे बॉडी का, इफ द मास ऑफ इंटायर बॉडी is assumed to be at a point, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। इस पूरे बॉडी का मास एक ऐसे पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लो ताकि आप उस पे F = ma लगा सको, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सको। मतलब अगर उस पॉइंट का, मतलब इस बॉडी का मान लो सेंटर ऑफ मास ये है, मतलब कि इस पूरे बॉडी का मास यहाँ इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लो कि ये पूरे बॉडी का मास m है, तो इस पॉइंट का पास भी मास कितना है? m है मान लो। तो इसका जो मोशन होगा ना वो सेम होगा एक पॉइंट की तरह, एक पार्टिकल की तरह, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। देखो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लो कि एक पूरी बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी मतलब बहुत बड़ी बॉडी का जो मास है वो m है, ठीक है ना। तो F नेट = जो ma था ना, और जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन था वो हम एक पार्टिकल के लिए लगाते थे, एक पॉइंट मास के लिए लगाते थे। तो ये तो बहुत बड़ी बॉडी है, तो यहाँ एक पार्टिकल होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे 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 होगा। तो इस पूरी बॉडी का मोशन आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? नहीं कर पाओगे, हर एक पार्टिकल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के लिए डिफाइंड होता है F नेट = ma। तो एक मेथड दिया गया, बोला गया कि इस पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट पे आप एज्यूम कर लो, और उस पॉइंट के लिए फिर F नेट = ma लगाओ, ठीक है ना। और फिर ये जो पार्टिकल का जो मोशन होगा इस पूरे बॉडी का मोशन डिफाइन करेगा, ठीक है ना, इस पूरे बॉडी का मोशन डिफाइन करेगा। तो जिस पॉइंट पे पूरे बॉडी का मास हम कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। ये हमको समझ में आया। चलो, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग चीज होती हैं। सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG एंड COM कौन साइड करता है। ये सारे बस पॉइंट्स आप याद कर लो, कैसे क्या होता है। थोड़ा एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, वो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी, ठीक है ना। रेगुलर क्लासेस में उसको हम लोग देखेंगे। जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट पॉइंट्स वो आप नोट कर लेना। सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, अनसिमेट्रिकल बॉडीज के लिए COG एंड COM डू नॉट कॉन्साइड। तो अगर किसी भी केस में दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों हमेशा एक पॉइंट पे नहीं होते हैं, ठीक है। ये देखो लाइन आया हुआ है, ठीक है ना, ये लाइन आया हुआ है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर ग्रेविटी एक्ट्स, ठीक है। जैसे मान लो कि एक सिमेट्रिकल बॉडी है हमारे पास, देखो ये सर्किल है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है। अभी मान लो, सबका बताऊंगा आपको, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहाँ पे होता है। तो ये यहाँ पे COM भी होता है और यहाँ पे COG भी होता है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कौन साइड कर गया? मान लो इनसिमेट्रिकल बॉडी से अनसिमेट्रिकल बॉडी, देखो ये अनसिमेट्रिकल बॉडी, तो हो सकता है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आए और हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आए, ठीक है ना। तो दोनों कॉन्साइड नहीं भी कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल बॉडीज में कॉन्साइड नहीं करते हैं वो, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लगाएंगे कि यहाँ लगाएंगे, तो मैंने क्या बताया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करे, तो यहाँ पे ग्रेविटी लगाएंगे mg, अगर इसका मास सेम है तो, ठीक है। समझ में आया? तो ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास आपको समझ में आ गया क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जिस पॉइंट पर हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, उसको हम लोग COG बोलते हैं। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि पूरे बॉडी का मास हम लोग एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, और अब वो एक पॉइंट हो गया, एक पार्टिकल की तरह हो गया, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, सब कुछ उस पर अप्लाई कर सकते हैं और उसके मोशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चंस बहुत 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 कम पूछे जाते हैं निट में, ठीक है, लेकिन आते तो हैं ही, और बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक्स, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और आने के चांसेस बहुत कम है।
तो देखो वही बेसिक्स मैं आपको कवर करूंगा। देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं। पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, पॉइंट मास। पॉइंट मासेस दिए हो तो कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। देखो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक पॉइंट होता है, तो एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं, एक्स वाई और जेड। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट्स, ठीक ना, पॉसिबल है किसी भी पॉइंट के। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक पॉइंट होता है। अगर एक पॉइंट होता है तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट उसको पॉसिबल है। हालांकि अभी जो क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही पूछे जाएंगे, तो बस आप इसका फॉर्मूला याद रखना। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डैश 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 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश डैश। वाई सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डैश 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 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है सर, ये डैश 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 क्या कर दिया आपने और ये क्या लिख दिया, जरा समझाइए तो सही। देखो जरूर समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा, मैं तो यहाँ आपको समझाने के लिए हूं ना, जरूर समझाऊंगा। देखो अच्छे से देखो, ये किसके लिए है, पॉइंट मासेस के सेंटर ऑफ मास के लिए है। पॉइंट मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए। अब ध्यान से समझना, ठीक ना, इस पे कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल, ये कुछ नहीं है, बस ट्रायंगल ही बना रहा है। मतलब कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं भी है, कुछ भी है, मतलब एक ट्रायंगल है बस, मान लो, ठीक ना। ये m मास का है, ये भी m मास का, ये पॉइंट मासेस है, बॉल नहीं है, ये पॉइंट मासेस है, ये m मास का है। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 दिया है, इसका कोऑर्डिनेट a,0 दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है a/2, a√3/2। तो आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, COM, ठीक है ना। अच्छा तो देखिए 0,0 है, तो इसको मैं ऑरिजिन मान ले रहा हूं, तो इसको ऑरिजिन मान ले रहा हूं, तो इसको x एक्सिस बोल दे रहा हूं और इसको y एक्सिस बोल रहा हूं। अब सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट उसके पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो सबके ये पॉइंट में से इसके x कोऑर्डिनेट है, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है, सबका मास लिख लो, m1 m2 जितने भी मास हैं, तो यहाँ पे कितने मास हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 3 मास है, m। तो ये फर्स्ट मास मान लेता हूँ, सेकंड मास मान लेता हूँ, थर्ड मास मान लेता हूँ। सबसे पहले क्या करना, किसी में सबका कोऑर्डिनेट लिख लेना, x कोऑर्डिनेट लिख लेना, और फिर क्या लिख लेना, y कोऑर्डिनेट लिख लेना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए। तो x कोऑर्डिनेट फर्स्ट मास के लिए क्या है, 0। x कोऑर्डिनेट सेकंड मास के लिए क्या है, a। x कोऑर्डिनेट थर्ड मास के लिए क्या है, देखो a/2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट फर्स्ट मास के लिए क्या है, 0। y कोऑर्डिनेट सेकंड मास के लिए क्या है, 0। y कोऑर्डिनेट थर्ड मास के लिए क्या है, a√3/2, ठीक है। तो एक सेंटर ऑफ मास क्या हम लोग लिख सकते हैं, 3 मास है हमारे पास, 1 2 3, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। जितने मासेस होंगे उतने का सम कर देना है, ठीक है ना। x1 x2 x3 क्या है, m1 मास का x कोऑर्डिनेट, m2 मास का x कोऑर्डिनेट, m3 मास का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m, ठीक है, इनटू x1 0 प्लस m इंटू x2 मतलब a प्लस m इंटू a/2 बाई m इंटू 0 m। हाँ तो ये कितना आ गया आपका m प्लस m प्लस m, तो ये क्या हो गया ma प्लस ma/2, मतलब कि ये हो गया 3ma/2 बाई 3m, ठीक है। m और m कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल आपका, तो ये आपको कितना आ गया a/2,
कितना आपका आ गया a/2। तो वो क्या मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। वाई कोऑर्डिनेट वैसे निकालेंगे तो क्या होगा, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा, सर ने क्या बताया था, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हुआ, m इंटू y1 वाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस m इंटू y2 0 प्लस m इंटू y3 a√3/2 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आएगा, देखो m1 प्लस m2 प्लस m3 3m आएगा। तो ये आ गया आपका m इंटू a√3/2 बाई 3m। तो m कैंसिल हो गया आपका, m कैंसिल हो गया आपका, और ये कितना आया, a√3/6 आया, a√3/6 हो गया। तो कितना आया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट आया a/2 और ये कितना आया, a√3/6 आया, ठीक है। तो a/2, ठीक है, a/2 कॉमा a/2 कॉमा a√3/6, ये आपका क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स ऐसे हम लोग निकालते हैं। आया समझ में, चलो ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ठीक। अब देखो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, इसका मतलब समझो पहले। मान लो एक रॉड आपके पास ऐसे है, ये रॉड है, और एक रॉड ऐसे है। अब बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इस पॉइंट सी से, यहाँ पे सी, और इसका लेंथ l है और इसका लेंथ l है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब समझो कि इस रॉड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस रॉड में सब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो अब बताओ कि इतने सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या, देखो याद कर लेना, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम बॉडीज याद कर लेना। अगर यूनिफॉर्म रॉड है, उसका लेंथ l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास l/2 पे होता है, ठीक है, पहला। दूसरा, ये रॉड है। दूसरा, अगर सेमी सर्कुलर रिंग हो, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, और ये ऑरिजिन पॉइंट हो, ये एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो, और ये रेडियस r हो, मतलब ये सेंटर है आपका, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे होता है x डिस्टेंस पे, और इस x की जो वैल्यू होती है वो होती है 2r/π। डायरेक्ट पूछेगा, देखो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना, तो डायरेक्ट पूछेगा आपसे, बोलेगा सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस r है, तो बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2r/π होगी, और r की वैल्यू दी होगी, और r की वैल्यू पुट करके आप निकाल लेना, ठीक है। सेमी सर्कुलर डिस्क की देखो, सेमी सर्कुलर डिस्क ऐसा होता है, ठीक है ना। ये सेंटर O है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। देखो ये रिंग है, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो हॉलो है। कैसा है, हॉलो है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो डिस्क में ये पूरा सॉलिड होता है, ठीक है ना, डिस्क में ये पूरा सॉलिड होता है। चलो, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर ये रेडियस r है तो सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करता है कहीं पे x डिस्टेंस पर, और इस x की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 4r/3π, 4r/3π, और यहाँ पे 2r/π और यहाँ पे 4r/3π, ठीक है ना। चलो तीसरा, चौथा क्या याद रखना है आपको, सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे सॉलिड वर्ड यूज किया हूं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये O है, ये R है, O मतलब कि सेंटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे ही लाई करता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं,
x डिस्टेंस पे, और इस x की वैल्यू होती है 3r/8। ठीक है। 5वां, हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर मतलब क्या कि सॉलिड इसमें हेमिस्फीयर था, मतलब अंदर में सब कुछ सॉलिड था, ठीक है ना, लेकिन अब हॉलो है अंदर में, मतलब कि अंदर में सॉलिड नहीं है, अंदर में खाली है। इस हेमिस्फीयर को हेमिस्फेरिकल सेल भी बोलते हैं, हेमिस्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये ऐसा होगा। ठीक, और ये सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे ये O है और ये R है, ये x डिस्टेंस पर है। तो इस x की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, r/2 होती है, r/2 होती है। सिक्स्थ क्या याद करना है आपको, 6 ये याद करना है, सॉलिड कोन का। ठीक है ना, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का याद रखना है आपको। ठीक है ना, सॉलिड कोन का याद रखना है आपको। सॉलिड कोन की अगर हाइट h है, ठीक है, तो अगर ये O है, मतलब कि सेंटर है इस सर्किल का, ठीक है, तो ये अगर x डिस्टेंस है तो ये x इज इक्वल टू h/4 होता है। देखो यहां से क्वेश्चन एक बार जेईएमएस में पूछा गया था कि एक सॉलिड कोन है, तो बताओ उसके टॉप से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर होगा। तो देखो यहां से बॉटम से सेंटर ऑफ मास कितना है, h/4 है, तो टोटल हाइट h है, तो h में से इतना माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपको सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मिल जाएगी। तो h माइनस h/4 मतलब 3h/4 तुम्हारा आंसर होगा, समझे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। सॉलिड कोन का आप याद कर लिए, ठीक है। सॉलिड कोन का जब आपको याद हो गया, ठीक है, जब आपको सॉलिड कोन का याद हो गया, ठीक है ना, तो आपका काफी काम बन गया। ठीक है, क्योंकि अब आपको याद करना है बहुत कम। आप 6 याद कर चुके और 7वां याद कर लो, क्या, हॉलो कोन का। हॉलो कोन मतलब क्या, कि कोन के अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है। तो अगर ये हाइट h है, अगर ये हाइट h है, ये सेंटर O है, तो अब अगर ये x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, h/3 हो जाती है, इतने हाइट पर है। ठीक है ना। अब याद कर लो एक सर्कुलर आर्क का, सर्कुलर आर्क का, ठीक है, ये सर्कुलर आर्क है आपका, और इस सर्कुलर आर्क का जो सेंटर है वो O है, ठीक है ना, और ये पूरा 2θ एंगल है, और इस सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है वो R है। ठीक है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास होता है वो कहीं पे यहां पे लाई करता है। ठीक है ना, और ये जो x डिस्टेंस होता है वो x इज इक्वल टू होता है r sin θ/θ। ठीक है, और ये जो थीटा है उसको रेडियंस में रखना, रेडियंस मतलब पाई के फॉर्म में रखना, पाई के फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, जरा बताना। 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, π/180 होगा, यूनिटरी मेथड। ठीक है ना। अच्छा, तो 30 डिग्री में कितने होंगे, 30 डिग्री में होंगे π/180 इंटू 30। ठीक है, तो अगर थीटा इज इक्वल टू, मान लो यहाँ थीटा 30 डिग्री रखना होगा ना, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री रखना होगा, तो 30 डिग्री मत रख देना, इस तरीके से चेंज करना रेडियंस में, और ये वैल्यू यहाँ पे रखना। ठीक है, और याद रखना एक चीज कि यहाँ पे 2θ एंगल है, और उसका हाफ मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री पूरा एंगल दिया हो, यहाँ 30 डिग्री और 30 डिग्री रखना, और यहाँ तो 30 डिग्री रखोगे, लेकिन ये जो यहाँ पे थीटा रखोगे ना, वो रेडियंस में रखोगे, तो वैल्यू आ जाएगी। हालांकि आज तक निट में इससे क्वेश्चन नहीं आया, मतलब मैंने अभी तक जितनी भी वैल्यूज आपको पढ़ाई ना, उससे कभी क्वेश्चन निट में नहीं आया। तो इसको सेकेंडरी चीज करना, मतलब सेकेंडरी चीज पे रखना कि याद करना है कि नहीं याद करना। चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन रिस्क मत लेना। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो वैल्यू, सिर्फ रटना ही तो है, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो भाई। ठीक है ना, मतलब बायोलॉजी रट लेते हो तो इतना तो रट ही लोगे, लेकिन अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, चलो हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल पार्टिकल्स। देखो तो क्वेश्चन हमारा क्या था, ये रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका लेंथ L है और इसका लेंथ L है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पॉइंट C से क्या होगा। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो इस रॉड का, तो कितने पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है ना, पॉइंट C पर होगा, L/2। इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, इसका सेंटर ऑफ मास, तो कितना होगा, यहाँ पे L/2 पे होगा। ठीक है, अब ये दोनों तुमको मिल गए, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L/2। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके हाफ पर होगा। ठीक है, L/4। तो पॉइंट C से L/4 डिस्टेंस पे इस पूरे का सेंटर ऑफ मास होगा।
ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। चलो अब देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। देखो पार्टिकल्स लिखा हूं यहां पर, मान लो यहाँ पे m1 मास का एक पार्टिकल है, यहाँ पे m2 मास का एक पार्टिकल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। चलो दोनों के बीच का डिस्टेंस d, इसको मैं ऑरिजिन मान ले रहा हूं, मतलब कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ऑरिजिन मान ले रहा हूं, मतलब कि ये 0,0 पे रखा हुआ है। ठीक, चलो तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये तो x एक्सिस पे रखा है तो ये d,0 हो गया आपका। ठीक है, चलो अच्छा x ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, m1 इंटू x1 मतलब 0 प्लस m2 इंटू x2 मतलब d बाई टोटल मास m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0, तो टोटल 0 आएगा बाई m1 प्लस m2, तो 0 बाई m1 प्लस m2 0 आ जाएगा, करके आप देख लेना। ठीक है ना, यह आया समझ में। मतलब कि x सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी जरा बताना, तो ये आ जाएगी आपके पास m2d बाई m1 प्लस m2। मतलब कि अगर m1 और m2 दिया हो और m1 को आप ऑरिजिन मान लो, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो कहां से आप डिस्टेंस मेजर करो, यहां से मेजर करो m1 मास से, वो m2 इंटू डी बाई m1 प्लस m2 डिस्टेंस पर होगा, यहाँ पे कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा। और ये जो x है, एक सेंटर ऑफ मास, वो आपने यहां से वैल्यू मेजर की है। ठीक है, तो यहां से निकाल लो सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, m1 मास से m2 से पूछा हो, अगर आप m2 से अगर आपको पूछा हो तो आप इस पूरे d में से माइनस कर देना ये वाला पार्ट, तो आपका m2 से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m2 से आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हम समझ गए। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या याद रखना सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास ऑफ ज्योमेट्रिकल बॉडीज, जियोमेट्रिकल बॉडीज lies at its center, lies at its geometrical center। मतलब समझो, ज्योमेट्री में आप कौन कौन सा बॉडी पढ़ते हो, देखो ये स्क्वायर, ये ए साइड का है और ये साइड का है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये बी है और ये डी है, ये रेक्टेंगल है, देखो कुछ लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, रेक्टेंगल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे करेगा जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थर्ड, सर्किल है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, रेडियस आर है ये, तो ये सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर। चौथा, ये ट्रायंगल है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होता है, जहाँ मीडियंस मीट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं उसका कहाँ पे लाई करता है सेंटर ऑफ मास, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे करता है। अनसिमेट्रिकल बॉडीज का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अनसिमेट्रिकल बॉडीज का मैंने आपको बता दिया। चलो, तो इस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था नीट में, इसी वाले कॉन्सेप्ट पे, लेकिन अभी तक मैंने जितना बताया आपको कि देखो 3 बॉल्स हैं आपके पास। ठीक है ना, 3 बॉल्स हैं आपके पास, 1 2 3, तीनों बॉल्स का रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है ना, तीनों बॉल्स सर्कुलर है। तो बताओ जब इन तीनों को ज्वाइन कर दोगे ना, तो इन तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। ठीक है, इसका मास m है, इसका मास m है और इसका मास m है, और तीनों बॉल का जो रेडियस है r दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सर ने क्या बताया था, देखो इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ग्रुप ऑफ सबरब पार्टिकल्स का जब सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो सबसे पहले सबका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकालो। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अब देखो सब पॉइंट मासेस बन गए। तो क्या पॉइंट मासेस का हमको सेंटर ऑफ मास निकालने आता है, हाँ आता है। देखो सबसे पहले ज्वाइन करो, ये आर रेडियस, ये इसको पूरा ज्वाइन कर दो। देखो ये आर रेडियस का, ये भी आर रेडियस का, तो 2r, ये भी 2r डिस्टेंस, आर आर, ये भी आर आर 2r। तो देखो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये सेंटर ऑफ ये मास है यहाँ पर, ये मास है यहाँ पर, ये मास है यहाँ पर। ठीक है ना, ये तीनों मास है यहाँ पर। और अगर एक मतलब ट्रायंगल बनता है तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है वहां पे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। तो इसका पहले इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिए, इसको एक पॉइंट में बदल दिया, इसको एक पॉइंट में, इसको एक पॉइंट में, अभी उसको सेपरेट कर लिया। अब पॉइंट मासेस का हमको सेंटर ऑफ मास निकालने आता है,
एक ट्रायंगल अगर ये बन गया तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, उसके सेंट्रॉइड पे आएगा, हमको पता है। तो सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे अलाई करेगा। यही तो क्वेश्चन था भाई। अब ये 2r है और ये 2r है, ये 2r है, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस आराम से तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री एंगल होगा, ठीक है ना, ये 60 डिग्री एंगल होगा। तो ये अगर पूरा अगर निकालना है आपको डिस्टेंस, तो आप क्या लगा दो, अब लगा दो कॉस नहीं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई 2r, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2r साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, 2r साइन 60 डिग्री, मतलब कि इसकी हाइट आ गई पूरी, ठीक है ना। अब ये आपका मीडियन होता है, आपको पता है, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपको सेंट्रॉइड निकालना है, तो 2/3 इंटू 2r साइन 60 डिग्री, ठीक है। सेंट्रॉइड आपको निकालने आता होगा, मैंने निकाल के बता दिया। तो यहां से इस पॉइंट से वो इतने डिस्टेंस पे लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास। हालांकि आपसे बस यही पूछा होता है कि कहाँ लाई करेगा, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे लाई करेगा, समझे, आया समझ में। चलो, तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देखो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक और चीज पूछा जाता है आपसे। देखो क्या पूछा जाता है, मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना, ये डिस्क है, इसका रेडियस r है, ठीक है, इसका रेडियस r है। इसमें से, ठीक है ना, r/2, ठीक है ना, r/2 रेडियस का, r/2 रेडियस का, ठीक है, r/2 रेडियस का, r/2 रेडियस का एक डिस्क कट कर लिए। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क बताना है, क्या होगा। आज तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है नीट में, और मुझे नहीं लगता पर्सनली कि नीट में कभी क्वेश्चन आएगा। ये जेईई मेंस में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि अगर नीट में आया तो कंफर्म यही क्वेश्चन आएगा, इसको यहाँ पे रख देगा या फिर इसको यहाँ पे रख देगा, बस यही होने वाला, और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। पहले मान लो कि ये डिस्क कट नहीं किया गया है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप ये होगा, मान लो कि ये डिस्क कट नहीं किया गया है। चलो, तो अगर ये डिस्क नहीं कट किया गया होगा तो ये पूरा डिस्क होगा, उस समय पूरा डिस्क होगा। उस पूरे डिस्क का मास कैपिटल M मान लो, और ये रेडियस r है। देखो, ये सर्किल है, तो सर्किल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो इसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, यहाँ पे था। इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अच्छा, जो पार्ट निकाला जाता है ना कट करके, उसका मास आप निगेटिव में मान लो, उसका मास किस में मान लो, निगेटिव में मान लो। तो इसका मास मान लो स्मॉल m है, ठीक है। तो इसको क्या लोगे, निगेटिव में लोगे, ठीक है ना। तो देखो, इसका रेडियस कितना है, r है, तो एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर का अगर मास m है, ठीक है ना, तो एक यूनिट का मास कितना होगा, m/πr² होगा। इसका एरिया कितना होगा, देखो इसका r/2 रेडियस है, तो इसका हो जाएगा π/r/2 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू जाएगा πr²/4, ठीक है। तो एक यूनिट का इतना है, तो इतने यूनिट का कितना होगा, m/πr² इंटू πr²/4, ये कैंसिल, तो कितना होगा, m/4 होगा। तो इसका मास कितना आया, r/2 रेडियस वाले का जितना कट किए थे, m/4 आया। और सरने के बाद यहाँ माइनस लगा देना, जिसका कट करके निकालोगे वहां पे माइनस लगा देना। देखो, वीडियो है, आप उसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, दोबारा मतलब देख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मैं अब चीजों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा आप देख सकते हो। मैंने पहला स्टेप क्या बताया कि मान लो कि ये कट नहीं हुआ था, तो इसका टोटल मास सेम है, r ये रेडियस, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ये है, इसको ओरिजिन मान लो। जिसको निकालोगे उसका मास इस तरीके से निकाल लोगे। अगर पूरे का मास m दिया हुआ है तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि इसका मास कितना होगा, r/2 रेडियस वाले का, ठीक है ना। अच्छा, और जो भी लोगे वहां पे माइनस के साथ लिखना, मतलब इसका मास जो होगा वो माइनस में लिखना आप, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखना कि जो निकाले उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। देखो, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अब दोनों पॉइंट मासेस में बदल गए, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये r/2 रेडियस है, तो ये भी r/2 है, ठीक है। ये तो सेंटर मान लिया, मैं यहीं से मेजर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये r/2 है।
और ये m मास का है, मान चुके हैं पूरे को, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लिए, ये तो सेंटर ऑफ मास होता था, और ये कितने का है -m/4, इस पूरे को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि सेंटर ऑफ मास, ये देखो ऑरिजिन था, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं लाई करने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,r/2, 0,r/2। ठीक है ना, तो x सेंटर ऑफ मास निकालोगे इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसका मास m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसका मास m मतलब -m/4 इंटू वाई एक्स कोऑर्डिनेट इंटू 0 बाई m प्लस -m/4। ठीक है ना, मास अब मैं नेगेटिव साइड दूंगा तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0 आ गया। अब जरा y कोऑर्डिनेट निकालो तो, y कोऑर्डिनेट निकालोगे, y सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो क्या लिखोगे जरा बताना तो, m इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस -m/4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट r/2, -m/4 r/2 बाई m प्लस टोटल मास -m/4 लिखेंगे। तो कितना हो गया 1 m/4, ये होगा 3m/4 और ये कितना हो गया -mr/8 बाई -mr/8। ठीक है ना, बाई कितना आ गया 3m/4, 3m/4 आ गया आपका। ठीक है, तो m और m कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और ये 2 बार में गया तो ये कितना आ गया आपका, जब बताना -r/6, -r/6। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, 0, -r/6 पे लाई करेगा। ठीक है ना, किसका रिमेनिंग पार्ट का, इसको निकाल दोगे तब। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 0 आया था और y कोऑर्डिनेट कितना आया -r/6 आया। मतलब कि देखो ये -r/6 आ रहा y कोऑर्डिनेट, तो आपने इसको ऑरिजिन माना था तो ये पॉजिटिव x था, ये पॉजिटिव y था। मतलब कि जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ खिसक जाएगा, ये तो निगेटिव है ना, तो यहाँ से r/6 डिस्टेंस नीचे हो जाएगा। ठीक, सेंटर ऑफ मास के लोकेशन फाइंड करने पे बस आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। देखो ये क्या बोलता है, इस पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना। देखो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्सेस आर 0 ऑन ए सिस्टम, नेट लिखा हूं आर 0 ऑन ए सिस्टम, देन स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से समझना। अगर किसी भी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ तो सेंटर ऑफ मास का स्टेट नहीं बदलेगा। स्टेट मतलब इसमें क्या क्या आ गया, ना पोजीशन बदलेगा ना वेलोसिटी बदलेगा। ठीक है ना, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ किसी भी सिस्टम पे, ठीक है, तो उस सेंटर ऑफ मास का ना पोजीशन बदलेगा ना वेलोसिटी बदलेगा। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वो देख लो कैसे फाइंड करते थे। पोजीशन m1 x1 प्लस m2 v2 m2 x2 प्लस बाई m1 प्लस m2, तो x1 और x2 की जगह क्या रख दो, v1 v2 रख दो, तो m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। मतलब कि एक पार्टिकल है m1 वो v1 स्पीड से मूव कर रहा है, एक पार्टिकल है m2 ये v2 स्पीड से मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो, तो क्या बोलोगे m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। समझ में आया? चलो, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ किसी सिस्टम पे तो सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, इस पे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, नेट में। ठीक है, वो मैं आपको करवाता हूं, अच्छे से समझना आप। देखो इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का। देखो क्वेश्चन क्या था कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, इनिशियली दोनों रेस्ट पर हैं। ठीक है, कुछ देर बाद आप कुछ जादू करके ठीक है ना, इन दोनों को आप मूव करवा दिए। ठीक है ना, ये v स्पीड से मूव कर रहा है और ये 2v स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो बताना है कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास
कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बच्चे एकदम मतलब पागल हो जाएंगे, सोचेंगे क्या करें क्या नहीं करें, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कि अब कैसे करें इसको सॉल्व हम। देखो कुछ भी नहीं है, इस लाइन का मतलब समझो। क्या v और 2v से जब ये मूव करने लगे तो मैंने बोला कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है? नहीं। ठीक है ना, मैंने बोला कि नहीं लगाया है। ठीक है ना, चलो, तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 आ रहा है, तो क्या सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज होने वाला है? नहीं चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है? नहीं चेंज होने वाला है। स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। स्टेट चेंज होना का मतलब क्या? पोजीशन भी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा। तो पहले वो दोनों कहाँ पे थे? रेस्ट पर थे। तो पहले सेंटर ऑफ मास, इनिशियली इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लो। इनिशियली क्या थे? इसका m मास है, मान लो इसका m मास है, ठीक है ना, तो m इंटू 0 v1 प्लस m2 इंटू v2, मतलब 0 बाई m1 प्लस m2। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना था? 0 था। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना था? 0 था, और नेट एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, तो वो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो स्टेट सेंटर ऑफ मास का चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 ही रहने वाली है, भले ही पार्टिकल्स इंडिविजुअली मूव करने लगे। यही है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालते हैं, और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ तो स्टेट चेंज नहीं होगा, तो स्टेट चेंज नहीं होगा। समझ में आया? चलो, इस पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, ठीक है ना, बच्चे एकदम मतलब क्या बोले, घबरा गए थे, क्या पूछ दिया। देखो कितना घबराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कितना इजीली सॉल्व होगा अगर मेरे स्टेटमेंट को समझ गए हो तो। एक बोट है, नदी है, नदी, मुझे तो तैरना नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन नाव में मैं जरूर चढ़ा हूं। ये बोट है, इस बोट का मास दिया हुआ है 100 kg। एक मैन यहां बैठा हुआ है और एक मैन यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, एक मैन यहां पे बैठा हुआ है और एक मैन यहां पे बैठा हुआ है। ये है 65 किलो का, ठीक है, और ये मैं हूं 52 किलो का, मतलब 52 kg का। ठीक है, ये आदमी यहां से चल के यहां पर आ गया और इसके साथ बैठ गया। ठीक है, तो बताना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम क्या? बोट प्लस दिस टू मैन शिफ्ट कितने से कर देगा? शिफ्ट बाई, ये बताना है आपको। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब बच्चे घबरा गए कि भाई मैं क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं। ठीक है ना, देखो अगर मेरे स्टेटमेंट को समझ गया होगा ना, देखो कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, अगर इस बोट और इस मैन को आप सिस्टम माने हो, तो इस बोट पहले ये आदमी यहां बैठा था और ये आदमी यहां बैठा था, तो ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था। मान लो कि इस आदमी से x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास रहा होगा, x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास रहा होगा। ठीक है ना, चलो, मतलब मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे ये था। अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था ये। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों आदमी यहाँ बैठे थे और बोट यहाँ पे था, तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, मतलब बोट प्लस दिस टू मैन, कितने से शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना, कितने से शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, तो जब ये आदमी यहाँ पे चल के यहाँ पर आया होगा, तो जाहिर सी बात है, देखो आदमी चलता कैसे, इस बोट पे वो पीछे की तरफ फोर्स लगाया होगा। मान लो कि ऐसे फोर्स लगाया, मान लो, ठीक है ना, पीछे की तरफ फोर्स लगाया होगा, तभी तो उसको रिएक्शन मिलेगा इस आदमी को। ठीक है, आगे की ओर, और वो आगे की ओर मूव कर पाएगा। ठीक है ना, F और ये F है, मान लो रिएक्शन F पीछे दिया वो, ठीक है ना, R ले लो इसको, तो ये रिएक्शन R बोट इसको देगा और ये आदमी आगे मूव कर पाएगा। ठीक है ना, अब बताओ अगर इस बोट प्लस इस आदमी को देखोगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ? नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ? R पॉजिटिव R और ये माइनस R। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में 0, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे वो यहाँ पे आके बैठा, तो ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो क्या सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज होगा? क्या नहीं होगा। स्टेट चेंज नहीं होगा मतलब क्या? पोजीशन ऑफ वेलोसिटी दोनों चेंज नहीं होंगे। तो अभी भी स्टेट चेंज नहीं होगा, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा इस डिस्टेंस से। तो शिफ्ट बाई कितने से शिफ्ट किया? तो भाई पहले भी एक्स पे था और बाद में भी एक्स पे, तो शिफ्ट कितने पे किया? कितने से किया? 0 से। तो ऑप्शन में 0 पे था, बस ये टिक मार देना था, कुछ घबराना ही नहीं था, कुछ घबराना ही नहीं था। ठीक है, तो देखो ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन था। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आएगा नीट में, इसका 10% चांस है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, या फिर आप बोलो कोलिजन पे, ठीक है ना,
या फिर जो बोल लो कोलिजन पे, इस पे क्वेश्चन आ गए 100% चांस है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास मैंने जितना आपको बता दिया ना वो बहुत ज्यादा बता दिया, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बता दिया। सेंटर ऑफ मास से अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालने आएगा, या फिर दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालने आएगा, या फिर जो मैंने आपको अभी स्टेटमेंट बताया उस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। बस सेंटर ऑफ मास से और कोई क्वेश्चन नीट में आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। मेरा पर्सनली यही मानना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या देखा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा, कोलिजन देखा, सेंटर ऑफ मास देखा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा। तो हमारा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कवर किया है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, और जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं वहाँ पे मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है ना, आपसे सेंटर ऑफ मास और कोलिजन में कुछ भी नहीं पूछने वाला है, तो विश्वास के साथ पूरे लेक्चर को देखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और बच्चों को जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना, बच्चों को जो मेन पॉइंट याद रखना है, मैं बार बार उसको रिपीट करके अपने लेक्चर में समझाता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी स्टाइल चेंज करनी चाहिए पढ़ाने की और उसमें कुछ और ऐड करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। अगर मुझे वो जेन्युइन लगेगा तो मैं ज़रूर उसको अपने में इम्प्लीमेंट करूँगा, इसलिए क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग का समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का सक्सेस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से बोलूँगा कि ये लेक्चर तभी यूज़फुल है सबके लिए जब मेरे साथ साथ इस लेक्चर को आप देखो, ठीक है, उसके नोट्स बनाओ और साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो। अगर आप अपने से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इस लेक्चर का कोई भी मतलब नहीं है। इस लेक्चर का तभी मतलब निकलेगा जब आप खुद से एक बुक पकड़ोगे, कोई भी बुक पकड़ो, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बनाओगे फिजिक्स में तो कभी भी कमांड नहीं होगा फिजिक्स पे। क्वेश्चंस बनाओगे फिजिक्स में तभी कमांड होगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट सब समझ में आए तभी क्वेश्चन पे जाओ। किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर फंस रहे हो तो सबसे पहले दोबारा लेक्चर देखो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस बनाओ। अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है ना। और हाँ, अगर लेक्चर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है ना, हेल्प करना अच्छी बात है, ठीक है ना। दूसरों के भी हेल्प कर, वो भी ये लेक्चर देखे और वो भी इसका फायदा उठा, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग रोटेशन अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना, स्टे सेफ, थैंक यू।